सभी को नमस्कार। चित्रकार, तुम जो यूं अपनी कला दिखाते हो, सबके मन को यूं मोह ले जाते हो। अपनी सोच और अपनी कल्पनाओं से हमें कितना कुछ दिखलाते हो, सिखाते हो। तुम जब भी आते हो सबको एक नया नजरिया, नया दृष्टिकोण दे जाते हो। कल्पना से भरे समुद्र में हमें बहा ले जाते हो। कल्पना से भरे समुद्र में हमें बहा ले जाते हो। सभी कलाकारों और चित्रकारों को समर्पित इन पंक्तियों के साथ मैं ऋतु माथुर, उड़ान की विजुअल आर्ट टीम के सभी सदस्यों की ओर से आप सभी का इस द्विसाप्ताहिक कार्यशाला के तीसरे सत्र में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हमारे प्रतिभागियों के लिए। आप सभी से आग्रह है कि आप सभी जूम पर अपने के आगे जो कोड नंबर आपको अलॉट किया है उससे लॉगिन करें। कुछ लोगों के मोबाइल के नाम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप प्लीज सेटिंग्स में जाकर अपने नाम से जूम पर लॉगिन करें। कॉमन इंस्ट्रक्शंस के लिए हमने एक व्हाट्सएप बनाया है जो सिर्फ इसी वर्कशॉप के लिए है। आप लोग प्लीज उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। उसका लिंक हम चैट बॉक्स में भी डाल देंगे। आप अपने सवाल
चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और मुख्य वक्ता के वक्तव्य में हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। हमने 20-25 मिनट का समय मुख्य आप लोगों के क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए रखा है, तो आप अपने क्वेश्चन आंसर्स बाद में चैट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। हमने उड़ान का एक ईमेल आईडी भी बना रखा है। आप लोग अपने असाइनमेंट्स उस उड़ान के ईमेल आईडी पे पोस्ट कर सकते हैं। आपकी जो क्वेरीज हैं या आपके कुछ ऐसे आपने चित्रकलाएं बनाई हैं जिन्हें आप प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। धन्यवाद। आज के वर्चुअल उद्घाटन सत्र में हमारे समक्ष उपस्थित हैं एक वरिष्ठ संस्कृति कर्मी डॉक्टर रविंद्र भारती जी। आप महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय अजमेर में भारत विद्या अध्ययन संकुल में एसोसिएट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। आप भारतीय कला और संस्कृति पर पढ़े और सुने जाते हैं। साहित्य, संगीत, रंगमंच, पत्रकारिता, पुरातत्व और इतिहास आपकी रुचि के विषय हैं। आप अनेक वर्षों तक संस्कार भारती के सह महामंत्री रहे हैं और वर्तमान में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर जन्मशती कार्यक्रम समिति के अखिल भारतीय संयोजक हैं। सर, हम आपका स्वागत करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप कृपया आएं और इस सत्र का उद्घाटन औपचारिक रूप से करें और आपके अमूल्य शब्दों से हमें कृतार्थ करें। रविंद्र भारती सर। धन्यवाद रितु जी। मेरी आवाज आप तक लोगों तक पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही सर, बिल्कुल आ रही है। सर, आ रही है आवाज। आदरणीय अनुपम भटनागर जी, विजय वहल जी, आज की इस कार्यशाला के मुख्य वक्ता माननीय श्री अमित देव जी, उड़ान के सभी पदाधिकारीगण, इस कार्यशाला में विश्वविद्यालयों, मेरे सभी युवा भाइयों और बहनों, सुधी श्रोताओं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं आयोजकों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे इस 2 दिवसीय दृश्य कला की कार्यशाला के तीसरे सत्र का उद्घाटन वक्तव्य देने और आप सभी से बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। अपनी बात शुरू करने से पूर्व मैं 20वीं सदी के महान चिंतक, भारतीय मनीषा के विशद अध्येता, भारतीय समाज, राजनीति, संस्कृति, श्रम, अर्थतंत्र पर अपनी मौलिक और युगानुकूल विचारों का प्रतिपादन करने वाले दृष्टा स्वर्गीय श्रद्धेय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी का स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। यह वर्ष उनका जन्म शताब्दी वर्ष है। विश्व की कला और भारतीय कला, विशेषतः हिंदू कला दृष्टि पर उनका निरूपण, उनके विचार आत्मसात किए जाने योग्य है। जन्मशती के इस अवसर पर उनके कुछ विचारों को ध्यान में रखकर मैं अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा। मित्रों, यह कार्यशाला उड़ान की है। बहुत कम समय में ही उड़ान ने देश में और विशेषकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है, अपनी साख अर्जित की है। उनके जो प्रयास हैं, उनके कार्यकर्ताओं के प्रयास हैं, वे स्तुत्य हैं, अभिनंदनीय हैं। यह कार्यशाला दृश्य कला, विजुअल आर्ट्स पर है, जिसमें विषय केंद्रित प्रबोधन हम सबको मान्यवर अमित देव जी का प्राप्त होने वाला है। हम जानते ही हैं कि दृश्य कला कला का वह रूप है जो मुख्यतः दृश्य प्रकृति का हो, जैसे रेखांकन, ड्राइंग, पेंटिंग, चित्रकारी, मूर्तिकला, वास्तुकला, प्रिंट मेकिंग, फोटोग्राफी, छायांकन जिसे कहते हैं, वीडियोग्राफी, फिल्म इत्यादि।
आजकल दृश्य कला में ललित कलाओं को और हस्त कलाओं को भी सम्मिलित किया जाने लगा है, जैसे सेरेमिक, फर्नीचर, इंटीरियर डिजाइनिंग जैसी सजावटी कलाएं, गहने गढ़ना, धातु कलाएं, काष्ठ कलाएं, ये भी उसमें सम्मिलित होने लगी है। लेकिन उक्त सभी कला रूपों के मूल में चित्रात्मकता रहती है। भारतीय संदर्भ में यदि देखा जाए तो कलाओं के संदर्भ में विशद विवेचन हमें विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मिलता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण एक उप पुराण है जिसकी प्रकृति विश्वकोशीय है, इसलिए मैंने उसका उल्लेख किया है। इस पुराण में चित्रसूत्र नामक अध्याय में चित्रकला के महत्व का वर्णन इन शब्दों में बताया गया है। कला नाम प्रवरम चित्रम, धर्मार्थ काम मोक्षादम, मांगल्य प्रथम दो तद्गृहे यत्र प्रतिष्ठितम। इसका अर्थ है कलाओं में चित्रकला सबसे ऊंची है, जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः जिस घर में चित्रों की प्रतिष्ठा अधिक रहती है वहां मंगल की सदा उपस्थिति रहती है। ठेंगड़ी जी कहते थे, कला संस्कृति का अलंकार है और संस्कृति कला का अधिष्ठान। कैसा अन्योन्याश्रित संबंध है। वे यह भी बताते हैं कि जनमानस में कला की कोई स्पष्ट और सुबोध संकल्पना नहीं है। जनमानस पर जो छाया हुआ है वह आडंबरपूर्ण बुद्धिजीविता की मनोवृत्ति है। यह मनोवृत्ति विभेदीकरण की पश्चिमी प्रवृत्ति की देन है। ऐसे उद्गार कला के संदर्भ में दत्तोपंत जी के हैं। सामाजिक सरोकारों के चिंतक और लेखक डॉक्टर गुलाब कोठारी कहते हैं कि जीवन को जीना भी एक कला है। पर जीवन किसका? जीव का या जगत का? किसी एक व्यक्ति का, परिवार का, समाज का, देश का, राष्ट्र का या विश्व का? उत्तर एक ही मिलता है, जीवन किसी का भी हो, उसको जीना एक कला है। तो कला क्या है? यह शब्द प्रचलन में इतना अधिक आ गया है कि इसके अर्थ ही खो जाते हैं। हम तो केवल अभिव्यक्ति की कला को ही कला जानते हैं। संगीत, नृत्य, नाटक, चित्रकारी आदि ही हमारे लिए कला है, कला के रूप है। हमारे लिए शिल्प भी कला बन गया है। विभिन्न प्रदर्शनों को भी हम कला कहने लगे। कभी कभी तो लगता है कि कला को जानने की गहराई में जब हम उतरते हैं तो लगता है कि संसार में इससे अधिक भ्रामक और कुछ नहीं, क्योंकि शब्दों में इसके अर्थ और अभिप्रायों को व्यक्त करने का प्रयास करना हवा में मुट्ठी बांधने जैसा लगता है। हम देखते हैं कि हवा और तो सब जगह है, नहीं है तो केवल हमारी मुट्ठी में। लेकिन मित्रों, मानव के पास ऐसी भावनात्मक ऊर्जा का भंडार है जो उसकी आत्मरक्षा में पूरी तरह खप नहीं पाता। ऊर्जा का यह अतिरेक और अधिशेष कला सृजन के रूप में अपना मार्ग ढूंढने का प्रयास करता है, क्योंकि मानव की सभ्यता उसके अधिशेष के आधार पर खड़ी है। कला में मानव स्वयं को अभिव्यक्त करता है, अपने पदार्थों को नहीं। वे समस्त सृजनात्मक शक्तियां जो वस्तुओं को हमारी जीवन संरचना में रूपांतरित करती हैं, वे ही शक्तियां हमारी अधिशेष भावनात्मक ऊर्जाएं हैं। तब वे जगत पूरी तरह हमारा अपना हो जाता है, हमारे मन के भावों की परिधि में आ जाता है और यह जगत हमारे व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बन जाता है। तब सूर्योदय होना एक तथ्य नहीं रहता, अपितु हमसे उसका जो संबंध बनता है वह शाश्वत रुचि का विषय हो जाता है। मानव के जीवन का एक पक्ष सीमाओं से घिरा हुआ है। वहां स्वयं को
पग पग वह व्यय करता है, अपना क्षरण करता है, किंतु उसके जीवन का दूसरा पक्ष भी है, जहां मानव की कामनाएं, आनंदानुभूति और त्याग असीम है। मानव के इसी असीम पक्ष की अभिव्यक्ति किन्हीं ऐसे प्रतीकों के रूप में होनी चाहिए जिनमें अमरत्व के तत्व हों। तुलना कीजिए आज की कला दीर्घाओं से, जहां अति बुद्धिजीविता से ग्रस्त चित्रों से अतिरंजित दीवारें हैं, तो दूसरी ओर एकांत गुफाओं में स्थित मंदिरों में हमारी कलाकृतियां हैं। भारतीय मंदिर अपनी अंतरतम वस्तु सत्ता में दिव्य आत्मा की वेदी बन जाता है, जहां ब्रह्मांडीय चेतना का आवास होता है, अनंत की स्तुति और आराधन होता है। मानव के सच्चे संसार, सत्यम शिवम सुंदरम के चिन्मय संसार का सृजन करना ही कला का धर्म, कर्म और मर्म होना चाहिए। भारतीय कलात्मक सृजन का समूचा आधार प्रत्यक्षतः आध्यात्मिक और अंतर्दर्शी है, और वह बुद्धि की तुलना में प्रत्यक्ष अनुभूति पद्धति की अथाह श्रेष्ठता को दर्शाता है। भारतीय जीवन दृष्टि का एक पक्ष यह भी है कि वह न्यूनाधिक प्रतीकवादी है। कहा जाए कि प्रतीकवाद का वह महाविद्यालय है, और इस प्रतीकवाद की अपील है वसुधैव कुटुंबकम। प्रतीकात्मकता के कारण इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि भाषा कौन सी है। पाठक या दर्शक, श्रोता पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, चित्र अपनी कहानी कह देता है, वह भी बिना किसी त्रुटि के और भूल के। एक भारतीय रंग चित्र को यदि वास्तव में भारतीय और वास्तव में महान बनना है, तो उसे भारतीय हृदय को भारतीय ढंग से स्पर्श करना ही होगा। उसे ऐसे किसी विचार या भावना का संप्रेषण करना ही होगा जो या तो जाना पहचाना हो या सहज सुबोध हो। उसे दर्शक के मन पर किसी ऐसी दिव्य भावना को जागृत करना ही होगा जो उसकी महानता का प्रतीक हो। मित्रों, कला का पुनर्जन्म होना ही है। हमारे सामने कला में आज यूरोपीयवाद का जो रूप है, उसका यह पुनर्जन्म अंधानुकरण नहीं होगा। कला जैसी कोई वाणी नहीं है जो जनमन तक पहुंच सके। हो सकता है कोई गीत हो, कोई चित्र हो, कोई तेजोमय क्रॉस हो, कोई दिव्य स्वस्तिक हो, जो सभी जातियों जनजातियों के हृदय में पहुंच सके और उन्हें एकता के सूत्र में बांध सके। कला का पुनर्जन्म होगा ही, क्योंकि उसे एक नया विषय मिल गया है, वह है स्वयं भारत। इस विवेचन से यह तो प्रकट हो जाता है कि संसार में कला पर आज आध्यात्मिकता के संदेश के प्रसार का दायित्व है, किंतु भारत में आज राष्ट्रीयता के संदेश के प्रसार का। भारत अपने स्वत्व के जागरण की दिशा में चल पड़ा है। भारत अब भारत के नाते अभिव्यक्त हो रहा है। दुनिया इसे देख रही है, अनुभव कर रही है। यह परिवर्तन भारत को अपना सा और शेष दुनिया को अलग सा दिखाई दे रहा है। कलाओं के माध्यम से अपनी साझी पहचान और हमारे आपसी बंधु भाव के रिश्ते उजागर कर अपनत्व से समाज को देने का संस्कार जगाना ही राष्ट्रीय भाव है। कला हमें साझी वाणी के लिए अवसर प्रदान करती है। यदि मातृभूमि का उत्थान करना है तो कला का पुनर्जन्म होना ही है। कला के माध्यम से हम मातृभूमि का निर्माण करें,
यही कला साधक का लक्ष्य होना चाहिए। मैं समझता हूं कि कला के पक्ष में और भारतीय चिंतन के संदर्भ में आज हमें संपूर्ण मनोयोग से अवधारणाओं को समझने, उनको पहचानने और उनके अनुसार कला के सृजन का मार्ग प्रशस्त करने की आवश्यकता है। मुझे आपने सुना, मुझे ये अवसर मिला आपसे बात करने का, अपनी बात कहने का। मैं इन शब्दों के साथ इस कार्यशाला का विधिवत उद्घाटन करता हूं और इस कार्यशाला की सफलता की अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आप सभी सहभागियों को पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन और आयोजकों को पुनः आभार। धन्यवाद। नमस्कार। जी धन्यवाद सर, आपके सारगर्भित उद्घाटन वक्तव्य के लिए, हमारा ज्ञानवर्धन करने के लिए आपका करबद्ध आभार सर। आज के सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में हमारे साथ हैं एक प्रशंसित कलाकार, बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी एवं अकादमी पुरस्कार विजेता श्री अमित दत्त जी। अब मैं हमारे मेंटोर, हमारे प्रेरणा स्रोत, एक महान कलाकार एंड द ब्रेन बिहाइंड दिस वर्कशॉप श्री विजय वहल जी को आमंत्रित करती हूँ। सर आप कृपया आएं और श्री अमित दत्त जी का औपचारिक परिचय दें। विजय सर। नमस्कार। सबसे पहले जो डॉक्टर रविंद्र भारती जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। वास्तव में उनके उद्बोधन ने हमारी राह बहुत आसान कर दी है। लोगों को कला के बारे में समझाने में जो उन्होंने जिस तरह से समझाया है, लोगों को अब लगने लगेगा कि वास्तव में कला अपरिहार्य है। उन्होंने जैसा कहा, कला में प्रतीक, उनके लिए भाषा कोई मतलब नहीं रखती, देश कोई मतलब नहीं रखता, व्यक्ति कोई मतलब नहीं रखता। वह प्रतीकों के माध्यम से ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाती है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारत में पुरातन लोक कलाएं इसी प्रतीकों के माध्यम से अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखी और पीढ़ी दर पीढ़ी लाती चली गई। इसीलिए कहते हैं कलाएं संस्कृति की संवाहिकाएं होती हैं। डॉक्टर भारती का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज के कलाकार, जैसा हमारे उद्घोषक ने कहा, रितु जी ने कहा कि बहुआयामी कलाकार हैं। वास्तव में अमित जी से जब मैं मिला, उनको देख करके, फिर उनके काम को देख करके मुझे लगा जैसे वे दिखते हैं वैसे ही हैं। प्रतिष्ठित कलाकार हैं। उनके काम के बारे में जो आप सुनेंगे, मुझे उनसे बात करने के बाद ऐसा लगा कि वास्तव में कलाकार को खाली तुलिकाएं चलाना या पेंसिल चलाना, ड्राइंग पेंटिंग करना नहीं, उसमें ज्ञान का वर्धन भी होना चाहिए। और उसी ज्ञान के माध्यम से वह अपनी कथाओं को, अपनी विवेचनाओं को, या वो जो कहना चाहता है वो अच्छी तरीके से कैनवास पर उतार सकता है। आप जब अमित जी से मिलेंगे तो आप हमारी इन बातों को सच पाएंगे। भारती जी का पुनः पुनः धन्यवाद और अमित जी का स्वागत है अमित दत्त जी से। जी नमस्कार सबको। सबसे पहले तो उड़ान का मैं धन्यवाद देता हूं और रविंद्र भारती जी, विजय वहल जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो है मुझे ये मौका दिया जो है अपनी बात रखने का, और अभी कुछ हम काम भी करेंगे। इसके बाद कुछ ड्राइंग, रेखा चित्र क्या हैं, उनका क्या महत्व है पेंटिंग के अंदर, इस बात को हम जानेंगे। और उड़ान की पूरी टीम का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोग बहुत मेहनत से, बहुत उससे, क्योंकि पर्दे के आगे जो होता है ना, उसके पीछे उससे ज्यादा मेहनत लगती है। उस जो पर्दे पे तो आकर जो है आप 1 घंटा, आधा घंटा करके चले जाते हैं, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत होती है वो बहुत बड़ी, कई दिनों की होती है ना। तो आप सबको मेरा बहुत बहुत आभार है। और जो लोग
इससे जुड़े हैं, जो मुझे देख और सुन पा रहे हैं, उनको भी मेरा नमस्कार है। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूं कि वक्त गुजरा न तेरे पहलू में, वक्त गुजरा न तेरे पहलू में, तो तू बेसब्र हो गई है जिंदगी। तन्हाइयों की जरूरत होगी तुझको है जिंदगी, हम तो यूं भी शोर मचाते आए थे दुनिया में। तो ये जो शोर है ना, ये शोर हमारे भीतर मचा रहना चाहिए। ये शोर ही है जो हमें हमारे होने का एहसास कराता है। जब मैं अपने भीतर, हम अपने भीतर उतर कर अपने आप से संवाद करते हैं, कुछ पाने का, कुछ खोने का, खुशी का, गमी का, शोर उस खामोशी का बहुत जरूरी है। ये शोर है जो हमें जिंदा रखता है, ये शोर हमें होने का एहसास दिलाता है। जब जब ये शोर मेरे भीतर मचता है ना, तो मैं अपने आप को कैनवस पर उतारता हूँ, मैं उस शोर को, अपने आप को कैनवस पर उड़ेल देता हूँ। और शोर की एक बहुत खासियत है कि जब भी ये शोर होता है ना, और जब ये हम उड़ेल देते हैं, उसकी तह में, उसकी सतह में जो खामोशी छुपी रहती है ना, वो बहुत गहरी होती है। इसी तरह जब एक कलाकार के भीतर, या कोई भी इंसान, हर किसी के अंदर एक बेचैनी, एक हलचल रहती है, वो बेचैनी, वो हलचल एक इंसान के व्यक्तित्व के लिए, उसके अपने के लिए बहुत जरूरी है। ये बेचैनी जो है ना, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर पैदा करती है, कुछ करने का जज्बा हमारे अंदर पैदा करती है। जैसे आग का स्वरूप देखा आपने, कितनी प्रचंड होती है, जब वो उसकी लपटें उठती है ना, कितनी भयावह होती है, उसको देख के डर लगता है। लेकिन जब उस आग को हम एक लो में तब्दील कर देते हैं, तो वही एक लो, जो एक आग है ना, वो लो में जब बनती है, तो कितनी अपार शांति हमें उससे प्रदान होती है। तो इस हमारे अंदर की इस बेचैनी को हमें चैनलाइज करना है। हमारे अंदर जो चीजें घट रही हैं, जो हो रही हैं, उन चीजों को हमने अपने अपने माध्यम से, वो कुछ भी हो सकता है, वो पेंटिंग हो सकती है, वो पोएट्री हो सकती है, वो म्यूजिक हो सकता है, वो कोई भी विधा, जो भी विधा हम हमारे दिल के बहुत पास है, बहुत क्लोज है, जो हमारे अंदर उतरी हुई जो चीज है, वो कोई भी चीज वो हो सकती है। और कला का अगर हम उद्गम कहें, तो मेरे को लगता है कि रेखा के बिना जो है कोई भी पेंटिंग जो है वो पूरी नहीं है, वो पूर्ण नहीं है। क्योंकि कुछ भी ये बेस है हमारा, ड्राइंग जो है हमारी कला का, हमारी आर्ट का बेस है। अगर हमारी ड्राइंग परफेक्ट नहीं होगी, तो मेरे को लगता है कि शायद हम कहीं ना कहीं जो है अपने कार्य में कहीं ना कहीं हम चूक जाएंगे। बहुत जरूरी है ये पेन जो है, रेखा चित्र जो है, हम जो ड्राइंग्स करते हैं डे टू डे लाइफ में, जो है हमें इसका अभ्यास जरूरी है। क्योंकि कला जो है, एक कलाकार के लिए 3 चीजों का होना बहुत अहम है, बहुत जरूरी है। पहली चीज आती है एक कलाकार के लिए स्टडी वर्क। दूसरी बात है इमेजिनेशन, उसकी कल्पना की उड़ान, उसकी कल्पना शक्ति कहाँ तक उड़ सकती है, उसके विचारों की जो एक उड़ान है, वो बहुत जरूरी है। और तीसरे हैं इमोशंस, हमारे भाव। जब ये 3 चीजें एक जगह मिलती हैं, तो एक कलाकृति, एक कला का जन्म होता है, एक कलाकार की उत्पत्ति होती है। अगर इनमें से एक भी चीज, अगर एक कलाकार के लिए सबसे पहला, सबसे अहम है स्टडी वर्क, हमारा स्टडी वर्क पूरा होना चाहिए। और एक कलाकार के लिए स्टडी वर्क क्या है? वो है जिस तरह से हम, और हिंदी है, इंग्लिश है, उसकी जैसे ग्रामर है, उसकी एक व्याकरण है, उसी तरह से कलाओं की भी अपनी एक व्याकरण है। उस व्याकरण को हमें सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लाइट एंड शेड क्या है, टोन्स क्या है, टिंट क्या है, सोर्स ऑफ लाइट क्या है, टेक्सचर क्या है,
बहुत जरूरी है चीजें समझनी। उसके बिना हम जो है अपने आप की हमारी अभिव्यक्ति जो है हमारी अभिव्यक्ति अधूरी रह जाएगी। अब जब हम कॉलेज में जाते हैं तो सबसे पहले स्टिल लाइफ और ये सब हमें करवाया जाता है, तो वो स्टिल लाइफ एक कलाकार के लिए बहुत अहम है। वो स्टिल लाइफ क्या है? वो स्टिल लाइफ हमारे उसके अंदर जितने भी जो तत्व हैं, रूप, भेद, भाव, लावण्य, योजना, सादृश्य, वर्णिका भंग, ये जितने भी 6 अंग जो हैं हमारी कला के, वो सब के सब इसके अंदर समाहित हैं। और होता क्या है कि जो स्टिल लाइफ जो है वो हमारे को एक पूरा ज्ञान देती है एक कलाकार को। आप जब एक आपके सामने कलर ऑब्जेक्ट रखे हैं और जब आप उसको ब्लैक एंड व्हाइट में बनाने उतरते हैं तो उसमें कलर में जो जो टोनल वैल्यूज हैं उसकी, लेमन येलो है, क्रोम येलो है, रेड है, पर्शियन ब्लू है, ब्लैक है, टोन्स में एक वेरिएशन देखिए जो कलर में हमें नजर आ रही है। लेकिन जब मैं उसको ब्लैक एंड व्हाइट टोन के अंदर मुझे उसको बनाना है तो उसकी जो कलर की जो टोनल वैल्यूज है उन टोनल वैल्यूज को हम समझते हैं, उसके टेक्सचर को समझते हैं। एक प्लास्टिक की बोतल है, एक कांच की बोतल है, दोनों ट्रांसपेरेंट है, दोनों बोतल्स ट्रांसपेरेंट है, लेकिन हमें देख के पता चलता है ये प्लास्टिक की बोतल है, ये कांच की बोतल है। क्या है? ये टेक्सचर है, ये उसकी सतह का एक फील है। जो जो प्लास्टिक होता है वो बहुत महीन, बहुत पतला होता है। जब उस पर लाइट पड़ती है तो उसकी जो हाईलाइट है, उसकी जो लाइट एंड शेड है, जो टोन्स है ना, वो पतला होने के कारण वो लाइट एंड शेड और टोन्स जो होती है ना बहुत शार्प हो जाती है, इतनी तीखी हो जाती हैं कि वो बहुत शार्प लाइंस आती हैं उसके अंदर। लेकिन जो कांच की जो बोतल होती है उसकी अपनी एक थिकनेस होती है, वो थिकनेस के कारण एक सॉफ्टनेस आ जाती है उसके अंदर। जब उस पर वो लाइट पड़ती है ना तो वो लाइट को भी सॉफ्ट कर देता है, उसकी हाईलाइट सॉफ्ट हो जाती है, उसकी जो लाइट एंड शेड्स, उसकी जो टोन्स हैं वो बहुत सॉफ्ट होकर निकलती हैं। तो ये स्टडी वर्क है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ग्रामर सबको आती है। सब जब हम स्कूल कॉलेज में जब सबसे पहले हम बचपन में जब पहला हमारा जो वो शुरू हुआ, हमने क ख ग ए बी सी डी और ये बिल्कुल बेसिक शुरू हुए, फिर एक एक शब्द कल कल घर घर शब्द जोड़ने सीखे, वर्ड जो है शब्दों बने हमारे। फिर उसके बाद जो है सेंटेंस बनने शुरू हुए, फिर हमने जो है पास्ट टेंस क्या है, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या है, फिर हम वो टेंसेस उसकी व्याकरण सीखते हैं, वो हम सबको आती है। लेकिन ऐसे कितने लोग होंगे जो पोइट्री कर पाते होंगे? सबको व्याकरण आती है, सबको होता है। तो उसके लिए पहली जो बात हुई, जो मैंने स्टडी वर्क की बोली, वो हमारी व्याकरण हमारे उस ज्ञान तक सीमित है कि जो हम सबको मिला। अब इससे अगला जो कदम हमने रखा वो है हमारी इमेजिनेशन, हमारी कल्पना शक्ति। ये कोई किसी को नहीं सिखा सकता, ये हर इंसान अपने भीतर लेकर ही पैदा हुआ है। ये कलाकार का दूसरा कदम है। पहला स्टडी वर्क हुआ, दूसरा आया इमेजिनेशन। और यही इमेजिनेशन जो है हमें एक कलाकार को दूसरे से भिन्न करता है। एक ही टॉपिक को मैं अपने तरीके से, अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, अपने आसपास को जो प्रभाव जिससे उनसे जितना मैं प्रभावित हुआ हूँ उनके हिसाब से मैं अपने आप को, मेरी कल्पना शक्ति उड़ती है और मैं अपने आप को उस पर कैनवस पर उतारता हूँ। आपका अपना एक्सपीरियंस है, तीसरा कोई इंसान है उसका, तो वो जो एक्सपीरियंसेस है ना वो हमारी कल्पना शक्ति को बनाते हैं। फिर तीसरी बात आ जाती है इमोशन। तो ये इमोशंस जो होते हैं ये हमारे अपने आप उसके साथ जुड़ जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा सा ही है। ये एक बचपन में जब हम लोगों ने साइकिल चलाना सीखा होगा ना, तो जब साइकिल चलाते समय पीछे से जो बड़े भाई ने या पिताजी ने या बड़ी बहन ने किसी ने पकड़ा होगा जब साइकिल को, तो उस समय हम कितना डर रहे होंगे कि बैलेंस होगा नहीं होगा, और हम बार बार घूम के बोलते हैं कि छोड़ना मत छोड़ना मत। और पता चलता है कुछ समय के बाद वो साइकिल तो पीछे से छोड़ चुके और हम बैलेंस बना चुके हैं, और लेकिन हम फिर भी बहुत स्टिफ रहते हैं, हमारी बाजू बहुत स्टिफ होती है।
धीरे धीरे जब अभ्यास होता जाता है ना, तो फिर हमें सोचना नहीं पड़ता कि कहाँ ब्रेक लगानी है, कहाँ घंटी बजेगी, कहाँ क्या बजेगा, है ना। तो ये हमारा एक अभ्यास के साथ जो है ये चीजें, फिर वो जो इमोशंस है ना उसके साथ अपने आप जुड़ते हमारे चले जाते हैं। और जो बात जैसे कि मैंने पहले बोली कि हमें कोई कल्पना शक्ति, हमारे को उड़ना कोई नहीं सिखा सकता, ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपको साइकिल बैलेंस करना तो आपने सीख लिया, लेकिन कहाँ पर घंटी बजानी है और कहाँ पर ब्रेक लगानी है ना, ये कोई आपको सिखा नहीं। ये उस मोमेंट पे वो पल जो है वो आपको बताएगा कि इस मोमेंट पे ब्रेक लगेगी या घंटी बजेगी, है ना। तो ये हमारे इमोशंस के साथ जुड़ी हुई हैं, ये चीजें जो है हमारी कल्पना शक्ति के साथ जुड़ी हैं। तो कुल मिला के यही है कि हमें स्टडी वर्क जो है बहुत जरूरी है, और आप जितना मैक्सिमम स्केचिंग करिए और लाइफ से जितनी ड्राइंग करेंगे। एक होता है कि आप बुक से कहीं से आप देखकर कुछ बनाते हैं ना, हमारा जो माइंड है ना, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस जो है ना, ये हमारा बहुत तेज है ये चीज। इसको क्या होता है, जो सबकॉन्शियस है, हमारी जो मेमोरीज होती है ना, जो हम स्टोर करते हैं कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर इधर कुछ ऐसे हल्का सा कुछ आवाज होगी या कुछ होता है ना, हम हो सकता है कि बात में इतने मग्न हो हम उसको नहीं नोटिस कर पाए, लेकिन मेरे सबकॉन्शियस ने उस टिक को नोटिस कर लिया, और वो सबकॉन्शियस उन चीजों को रिकॉर्ड करता रहता है जो जो दिख रही हैं या सुन रहे हैं, जैसी भी हैं, जो या महसूस हो रही हैं, वो उनको अपने अंदर कहीं ना कहीं आत्मसात करता रहता है। और जब उस सिचुएशन में हम आते हैं ना, तो वो आवाजें या वो उस तरह की चीजें या उस तरह की जो वो महसूस किए हमने, है ना, वो चीजें हमारे को एकदम से वो रिकॉल कराता, वो रिमाइंड कराता, हमारे को एकदम पता चलता है कि ये क्या चीज है ना। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें लगता है कि ऐसा पहले कभी घटा है हमारे साथ, लेकिन हमें याद नहीं आ रहा कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन वैसा लगता है कि ऐसी सिचुएशन एक्चुअल में वो क्या है कि हमारे सब कॉन्शियस ने जो है कभी ना कभी वो चीज रजिस्टर करी है। क्योंकि जो चीज मैंने देखी नहीं, मैंने महसूस नहीं करी, अगर मैं उसको नहीं किया ना, हम जो भी चीज करते हैं, जो बनाते हैं ना कहीं हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस ने उन चीजों को महसूस किया है, देखा है, तभी हम उसको कर पा रहे हैं। अगर वो हमने एक्सपीरियंस नहीं किया लाइफ में कभी, तो हम उस चीज को विजुलाइज ही नहीं कर सकते, है ना। उस विजुलाइज करने के लिए वो कहीं ना कहीं हमने आत्मसात किए हैं, हमारे भीतर कई तहों में, कई सतहों में वो दबी हुई है, लेकिन जैसे ही वो बात हमारे सामने आती है तो वो चीजें उभर कर हमारे सामने आ जाती हैं। तो कुल मिला के यही है। और ड्राइंग का जो, जैसा कि मैंने कहा कि आप लाइफ से जो है जितनी मैक्सिमम ड्राइंग करिए, क्योंकि जब हम कहीं से कॉपी वर्क करते हैं बुक्स वगैरह से, तो हमारा माइंड जो होता है ना, उसको पता चल जाता है कि ये चीज जो है ना, ये जाने वाली कहीं नहीं है, इसको मैं बंद करके रखूंगा और 1 साल के बाद उठाऊंगा ना, तो ये मुझे एज इट इज ही दिखेगी। तो वो क्या करता है माइंड हमारा ना, वो ज्यादा कोशिश नहीं करता उसको, हम लाइन टू लाइन जो है बिल्कुल उसके लाइन टू लाइन, फॉर्म टू फॉर्म उसको पढ़ते हैं। हम देखते हैं अच्छा ये फ्लो रिदम का ऐसे जा रहा है, तो हम वैसा रिदम लगा लेते हैं, फिर देखते हैं ऐसे जा रहा है। लेकिन जब आप लाइफ से ड्राइंग करते हैं ना, आपके सामने, आप कहीं रेलवे स्टेशन पे गए, किसी पब्लिक प्लेस पे बैठ के जब आप ड्राइंग कर रहे हैं, और आपके सामने वो जो इंसान बैठा है उसको मालूम नहीं है कि आप उसको ड्रॉ कर रहे हो, और आपके मन में, आपके अंदर एक बेचैनी रहती है कि ये ऐसे हिल ना जाए, ये ऐसे ना, तो आप क्या करते हो, आपकी जो ऑब्जर्वेशन पावर होती है ना, वो मैक्सिमम जो एफर्ट है ना आपकी ऑब्जर्वेशन पे लग जाती है, कि आप उसको एक नजर भर के, एक कुछ क्षण मात्र में जो है आप उसको देखते हैं कि ये किस पोजीशन में, किस पोस्चर में बैठा है। आप उस पोस्चर को मेमोराइज करते हैं और फिर उसको मैक्सिमम लाइंस में ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, उस लाइट एंड शेड को आप पकड़ते हैं, तो आपके माइंड के अंदर वो मेमोरी धीरे धीरे स्टोर होने लगती है। तो इसीलिए जितना लाइफ स्टडी करेंगे ना, उतनी जल्दी आपकी जो है प्रोग्रेस होगी, उतना जल्दी आप लोग चीजों को सीख पाएंगे, और धीरे धीरे आपको अभ्यास हो जाएगा ऑब्जर्वेशन का। कोई भी चीज है तो आप उसमें लाइट एंड शेड आपको नजर आने लगेगी,
है ना। और कला के अंदर ना जो दिख रहा है ना, जिस तरह से एक अच्छा वक्ता होने के लिए ना सबसे पहले एक अच्छा श्रोता होना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी चीज को बहुत ध्यान से कुछ अच्छे से सुनेंगे ना, तभी आप उन चीजों को अपने आप को अच्छे से अभिव्यक्त भी कर पाएंगे, आप कह भी पाएंगे। इसी तरह से पेंटिंग में भी यही बात है कि आपको देखना आना पड़ेगा पहले। जो चीज हमारे सामने है ना वो तो दिख रही है, लेकिन जो नहीं दिख रही वो जिस दिन हमें दिखने लगेगी तो हमें वो चीज जो है ना बनाने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। सपोज करो जैसे ये है, आपको ये नजर आ रहा, मेरा ये फेस नजर नहीं आ रहा। जिस दिन आप इस दाढ़ी का फ्लो, इस चीज को कि ये कहाँ से रिदम जा रही है और कहाँ जुड़ेगी, तो वो स्ट्रोक जो है यहाँ से किस एंगल में जाना चाहिए, ये कि वो वहां जाके ये स्ट्रोक जो है वो जेन्युइन लगे, वो लगे कि हाँ ये पूरी जो नहीं दिख रही ड्राइंग, उस ड्राइंग को भी वो दिखने लगे आपको, कि लगे कि हाँ इसके पीछे जा रहा है। तो ये अगर ये ऐसे है और ये वाला स्ट्रोक मैं ऐसे की बजाय ऐसे लगा दूंगा तो वो बड़ा ऑकवर्ड सा, बड़ा अजीब सा लगेगा। वो उसका जो है एक रिलेशन नहीं बनेगा एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ। जैसे सपोज करिए ये कलर है, इसके आगे कोई चीज है, तो इसका बॉटम आपको नजर नहीं आ रहा, तो इस बॉटम को ये कहाँ जा रहा है, इसकी क्या हाइट है और ये इसके यहाँ पे किस डिस्टेंस पे जाके ये किसका वो बनना चाहिए। तो वो फ्लो, वो चीजें जो है ना जो नहीं दिख रही वो हमें दिखनी चाहिए। वो जिस दिन हमें दिखने लगेंगी तो हमारा जो ड्राइंग जो है वो कभी गलत नहीं होगी, है ना। और ड्राइंग ही बेस है हर चीज का, हर चीज का बेस जो है वो ड्राइंग है। क्योंकि अगर आप जो भी पेंटिंग बना रहे हैं वो जब तक वो ड्राइंग परफेक्ट नहीं होगी ना, आप कितने भी कलर उसमें कर लीजिए, है ना, वो चीज जो है आपको आड़ी टेढ़ी और अच्छी नहीं लगेगी देखने में, है ना। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि कला जो है ना हमेशा से जो है दर्शन का विषय रहा है, चिंतन मनन का विषय रहा है ना। कला जो सौंदर्य जो है ना वो उसका एक हिस्सा है, एक इसका भाग है। सुंदर बनाना कला नहीं है कि हर चीज को, मेरे अंदर कोई एक बहुत गंदा, बहुत घिनौना भाव आया, है ना, और कैनवस के ऊपर मैंने उसको बहुत सजा कर बहुत सुंदर तरीके से परोस दिया, तो वो भाव वो वैसा रहा कहाँ। अगर वो बहुत गंदा, बहुत घिनौना था ना, तो जब वो देखने वाला को इसको देखे ना तो देख के उसका पहला एक्सप्रेशन होना चाहिए, छी बहुत गंदा है, क्योंकि वो भाव वैसा ही था। अगर वो एक्सप्रेशन देखने वाले के उसमें से उभरता है, इसका मतलब मैं अपने आप को अभिव्यक्त करने में, अपने आप को, मेरी जो अभिव्यक्ति है वो सफल हो गई। अगर वो बहुत सुंदर था, है ना, और वो देखने में बहुत विभत्स लगने लगा या बहुत एग्रेशन आ रहा है उसके अंदर, तो जो जैसा दिख रहा है ना वो वैसा ही होना चाहिए। यही हमारे इमोशंस हैं। और इमोशंस क्या होते हैं, हम जो भी काम करते हैं ना हमारे एक्शन के अंदर वो इमोशंस झलकते हैं, चाहे चाहे अनचाहे, है ना, जाने अनजाने वो इमोशंस आएंगे। हमें ड्राइंग नहीं आती, हमें पेंटिंग नहीं आती, लेकिन अगर हम एक एक्सपेरिमेंट करें कि मैं छोटी छोटी कुछ शीट्स लूं और मैं उनको कि यहाँ से कोई कलर उठाओ और इस शीट के, इस कैनवस के ऊपर ना गिरा दो, बस कुछ नहीं बनाना, बस गिरा दो। अगर वो इंसान घर से बाहर से किसी परेशानी में है, बहुत दुखी है, बहुत परेशान है ना, आप उसके साथ जबरदस्ती करेंगे तो वो अंदर से इतना खिंचा हुआ है, इतना परेशान है ना, तो आप कहोगे भाई साहब इसको गिरा दो। तो वो, क्योंकि उसकी जो मेंटल स्टेट उस समय जो है, उसकी जो मनोस्थिति है ना, वो उसी तरह का ही कलर वहां से उठाएगा, वो वार्म कलर ही उठाएगा, वो कूल कलर उठा ही नहीं सकता। वो वैसा ही रेड ऑरेंज कुछ ऐसा ही कलर उठाएगा, और जब वो उठा के ना वो गुस्से में जब वो प्यार से गिरा नहीं सकता,
वो उसको ऐसे कहेगा ले। और जब वो ऐसे गिरा ना, और वो जब कैनवस पे या पेपर पे जाके जब वो ऐसे जाता है ना, वो स्लैश और वो जो जाता है ना, वो गुस्सा, जिस गुस्से से मैंने उस कलर को फेंका है ना, जिस एग्रेशन के साथ, वो एग्रेशन उस कैनवस के ऊपर गिरते ही कलर वो अपना एग्रेशन देगा आपको। वो ऐसे जाएगा एकदम। वो जो फोर्स है ना, वो फोर्स आपको नजर आएगी। अगर आप बहुत शांत हैं, बहुत खुश हैं, हर तरीके से आप बहुत मस्त हो रहे हैं अपने आप में, आपसे कहा जाएगा कि यहाँ से कोई, आप वैसा ही सुंदर सा, प्यारा सा, कूल सा कोई कलर उठाएंगे। और कैनवस, क्योंकि आप बहुत शांत हैं, आपको जल्दी नहीं है कहीं जाने की, आप कुछ नहीं है, आप उठाएंगे और उसको उतने ही मस्ती में, उतने ही मजे लेके उसको गिराएंगे। वो जो गिरने के बाद जो उसका जो फ्लो आएगा, जो भाव आएगा ना, वो बताएगा आपको कि हाँ, वो आप कितना एंजॉय करके आपने उस बात को किया है, उस काम को किया है। तो वो हर भाव, हर चीज यही स्क्रिबलिंग में है। पेन दे दिया आपको, कुछ करो, आप गुस्से में है तो बहुत जो स्ट्रोक्स हैं बहुत आपके जो है एकदम से जाएंगे, बहुत वैसे स्ट्रोक हो जाएंगे। बहुत एंजॉय कर रहे हैं तो वो एंजॉयमेंट जो है आपकी रिदम, आपकी लाइंस में वो नजर आएगी। तो कुल मिला के बात यही है, पहली स्टेज है आप लोगों की कि स्टडी वर्क करिए और मैक्सिमम करिए, जितना हो सके लाइफ स्टडी करिए, बहुत जरूरी है। स्टिल लाइफ जितनी आप कर सकते हैं स्टिल लाइफ करिए। स्टिल लाइफ आपको लाइट एंड शेड, प्रपोर्शन, टेक्सचर, एक कांच का है, एक प्लास्टिक की है, मिट्टी का है, जो है अलग अलग सरफेस हैं, अलग अलग तरह के टेक्सचर हैं, कुछ रफ टेक्सचर हैं, कुछ स्मूथ हैं, कुछ ट्रांसपेरेंट हैं, है ना। तो वो टेक्सचर्स की हमारे को नॉलेज मिलती है, उसमें हमारे को लाइट एंड शेड का पता चलता है। एक ऑब्जेक्ट का दूसरा तीसरा ओवरलैप कर रहे हैं, उनका जो डिस्टेंस है, उनका जो प्रपोर्शन है, कितनी ऊंचा, कितना नीचा, कितना मोटा, कितना पतला, है ना, वो प्रपोर्शन आपको पता चलता है। और लाइट एंड शेड, सोर्स ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है, हाईलाइट कहाँ आ रही है, डेप्थ कहाँ आ रही है, शेडो कहाँ जाएगी। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे जब शेडो ट्रेवल कर रही है तो वो जो शेडो जो है अपना रूप कैसे चेंज कर रही है, जमीन पे जा रही है तो एक स्ट्रेट जा रही है, और वो शेडो भी जब एक डिस्टेंस पे जाती है तो वो भी पर्सपेक्टिव उसके अंदर एक आता है कि पास से चौड़ी है और दूर की तरफ जाते जाते वो वैनिश हो रही है ना। पर्सपेक्टिव का आपको पता चलता है ना। और पर्सपेक्टिव जो है ड्राइंग के लिए बहुत जरूरी है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। और जितनी भी आप लोग एनिमेशन अगर आप लोग देखते हो तो वो एनिमेशन से अगर मैं आप लोगों को समझा पाऊं, मेरे को लगता है दुनिया की अगर सबसे मुश्किल कोई एनिमेशन है ना तो वो है स्पाइडरमैन। उसका कारण ये है कि उसमें हर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर जो है ना फ्रेम चेंज होता है, कि वो अभी जमीन पे है और वो अपना वेब बनाता है और देखते ही देखते फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर वो 20 फीट की 30 फीट की मंजिल पे पहुंच जाता है। तो आई लेवल्स जो हैं, अभी वो इस लेवल पे है और अभी वो उस लेवल पे है। जब वो इस लेवल पे है तो हमें वो यहाँ से दिखाई दे रहा है, जब वो ऊपर चला गया तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। तो एक सेकंड के अंदर हजारों फ्रेम्स जो है उसके चेंज हो जाते हैं, कि यहाँ बनाएंगे वो नीचे से ऐसे ऊपर जब गया तो वो फ्रेम चेंज होता जा रहा है, फिर वो आगे से आगे जा रहा है। सबसे मुश्किल, क्योंकि आई लेवल जो है ना वो हमारे हर चीज को सेट करता है, कि ये जो आई लेवल क्या है वो बिल्कुल हमारी आई के ऊपर जो चीज आ रही है वो हमारा आई लेवल है। और आई लेवल कहाँ होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन पर होता है। और हर चीज जो होती है जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो है आई लेवल पे जाके वैनिश होती है। जैसे आपने रेलवे ट्रैक्स देखे होंगे कि रेलवे ट्रैक दोनों पैरेलल होती हैं पटरियां, लेकिन वो ऐसे हमें आगे जाते हुए एक पॉइंट पे जाके मिलती हुई ओरिजिन पे मिलती हुई जो है क्षितिज पे लगता है कि एक पॉइंट पे वो मिल रही हैं जाके। तो वो बनाना बहुत जरूरी है। अगर हम उसको एक जगह वैनिश नहीं करेंगे तो वो पटरियां जो है ना हमारे को ऐसे पर्सपेक्टिव में नजर नहीं आएंगी, वो ऐसे लगेगा जैसे हम कोई 2 फुट का 3 फुट का एक टुकड़ा जो है मात्र हम उसका देख रहे हैं, है ना। तो ये बहुत जरूरी है। तो विजय भाई जी, क्या मैं आगे ड्राइंग शुरू करूं क्या? हाँ, आप कर सकते हैं। आप ड्राइंग थोड़ी बताएं वैसे। हाँ जी, आपकी इजाजत हो तो मैं, मेरे को लगता है बिल्कुल साथ के साथ बात भी करता रहूंगा और कुछ मैं नहीं बिल्कुल जरूरी है, ना ड्रॉ भी कर बिल्कुल लेते हैं जरूरी है, चलेगा।
तो हाँ, उसके थोड़ा लिए सा मैं, ड्राइंग दिखा दें। हाँ जी, मैं 1 मिनट बस उसके लिए लूंगा, थोड़ा सा मैं इसको बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा समय लूंगा सर बस। तो बेटा थोड़ा सा पीछे ले जाओ मेरा ख्याल से, थोड़ा सा। जी बिल्कुल आ रहा है, ठीक है, ठीक आ रहा है सेंटर सर? में है। हाँ सेंटर में है, हाँ बिल्कुल है। चलिए, तो मैं कुछ शुरू करता हूँ। अच्छा, मैं जो पेंटिंग्स करता हूँ ना, शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें कहूँ आपसे। मेरे जितने भी वर्क्स हैं ना, वो सारे मेरे जो हैं ड्राइंग बेस्ड होते हैं, है ना। मेरे सारे वर्क ड्राइंग बेस्ड होते हैं। उसमें मैं कहीं कहीं जो है अपने कलर्स का जो है मैं वो डालता हूँ। अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं, मैं इस समय अपने स्टूडियो में ही हूँ। जैसे ये काम अगर मेरा देखिए, तो इसको बताएगा जरा। इसमें ये सारे काम जो है ना मेरे, ये देखिए, ये सारे ड्राइंग बेस्ड हैं। मैं चारकोल में सबसे पहले चारकोल के अंदर ड्रॉ करता हूँ, और उसके बाद जो है यहाँ ये वाला काम देखिए, है ना। यहाँ और जो ये जो डिस्प्ले हो रखे हैं मेरे इसमें जो है, तो चलिए इसको जो है ना नेक्स्ट जब सेशन होगा हमारा, उसमें मैं एक बार जो है ना हल्का सा अपना एक स्टूडियो विजिट भी जो है थोड़ा सा करा दूंगा मैं, कि जो काम बिल्कुल। मेरे डिस्प्ले में है जो वैसे हैं, है ना। जी जी बिल्कुल ठीक है। मैं जब काम शुरू करता हूँ ना, तो शुरू करने से पहले मेरे माइंड के अंदर कुछ नहीं है, एकदम ब्लैंक है। जब मैं पहला डॉट, पहली लाइन रखता हूँ ना, वो पहला डॉट, पहली लाइन मेरे को गाइड करती है व्हाट्स नेक्स्ट। मैं उस भाव में, उस विचार में बहता जाता हूँ, और मेरे को जो उस समय जो इमेजरीज, जो भी मेरे दिमाग में घट रहा है, जो चल रहा है, मैं उसके साथ बहता जाऊंगा, मैं ड्राइंग करता जाऊंगा। बहुत लाइन जो है मेरी जो है बहुत विचार के साथ चलती है मेरी लाइन। शायद इसीलिए मेरी जो ड्राइंग का जो है वो थोड़ा सा, चलिए एक बार शुरू करता हूँ, उससे आपको थोड़ा सा एक अंदाजा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे को ना कुछ आवाजें आ रही हैं सर, अगर वो म्यूट हो जाएं तो हाँ बहुत अच्छा रहेगा। दीपक जी जरा उसको म्यूट कर दिए सारी आप। बस मेरे को चलने दीजिएगा सर जरा, है ना। प्लीज प्लीज तो चलिए। जी सर जी, चलिए तो इस कैनवस पे उतरते हैं, देखते हैं कि हम क्या कर पाते हैं इसके साथ। मेरे को उम्मीद है आप लोग ठीक से लाइंस नजर आ रही होंगी आपको चलती हुई, बिल्कुल आ रही हैं। है ना। नहीं तो मैं बेटा है साथ में, उसको बोल सकता हूँ थोड़ा सा क्लोजअप करके दिखा सकता है आपको। नहीं आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। जी जी सर, थैंक यू सर। जब हम कुछ भी शेड करते हैं ना, तो मेरे को लगता है कि इस शेडिंग को जब हम करते हैं ना, तो बहुत प्यार से, बहुत आनंद लेके जो है ना इसको करना है। इसकी जो सॉफ्टनेस है ना वो बनी रहनी चाहिए। मैं सबसे पहले जो है इस तरह से इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, और मेरी जो ड्राइंग होती है, मैं बहुत फास्ट काम करता हूँ हमेशा से। और किसी भी कैनवस को, और मेरे ज्यादातर जो कैनवसेस जो होते हैं वो सब
जो है ऐसे मिनी छोटे से छोटा कैनवस जो है आपने यहाँ देखा होगा, सब जो है 5-5 फीट के कैनवस सब लगे हुए हैं, और ज्यादातर कैनवस जो है वही 8 फुट, 10 फुट, 15 फुट, 20-20 फीट तक भी जो है कैनवस जाते हैं। और नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें जो है ट्यूसडे को है शायद, तो जी उसमें जी इसी में ही जो है सर थोड़े से कलर, किस तरह से हम इसमें कलर को मैं कैसे लेकर चलता हूँ, वेरी नाइस। हम लेकर चलेंगे जो है। और मेरे को ड्राइंग करने में ना बहुत मजा आता है, बहुत मेरे को जी ऐसा लगता है कि मैं एक अलग ही उस पे, अभी तो मैंने इसमें म्यूजिक नहीं चला रखा है, जी जब हम बात कर रहे हैं, इसके साथ मैं जो है मेरा म्यूजिक चलता है नॉन स्टॉप, कभी सूफी कभी कुछ। जब मैं कैनवस पे उतरता हूँ ना, तो सबसे पहले क्या है कि मेरे को एक फास्ट टेम्पो चाहिए, तो मैं जी सूफी से स्टार्ट करता हूँ। उसमें कभी हाँ वडाली ब्रदर्स होते हैं, कभी कुछ होते हैं, तो वो उससे जो है ना मेरे को म्यूजिक के साथ जो है ना मेरी कल्पना को भी एक उड़ान मिलती है। उसके अंदर जो शब्द आते हैं, जो भाव आते हैं ना, वो भाव भी कई बार मेरे को खींच के ले जाते हैं, और उनके अकॉर्डिंग जो है वो फॉर्म्स वगैरह इसके अंदर बननी शुरू हो जाती हैं। तो बिल्कुल उसका ठीक। भी यस। अलग ही एक जो है मजा है उस चीज का भी। तो अभी ये लाइंस में चल रहा है, उसके बाद इसको फिर डिफाइन जी करेंगे। जी जी बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास। और मैंने देखा है कि मैं जब वर्क करता हूँ ना, इसमें ज्यादातर मेरे काम जो है मेडिटेशन उस बेस में रहते हैं, और उसमें जो पंच तत्व जो हैं हमारे, जी और जी पंच तत्व भी हैं, और 5 एलिमेंट्स जो हैं उनका जो है बहुत उभर कर वो मेरे उसमें सामने आते हैं। अब वो जी जो है वो 5 एलिमेंट्स जो हमारी जो 5 सेंसेस हैं कि जी जी सुनना, बोलना, टच, टेस्ट, है ना, अब जो देख पा रहे हैं वो सारी, और वो नेचर से हमारे पास जो आई कि जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। जी तो जल हुआ, वो हुआ टेस्ट, वायु हुआ बिल्कुल। स्पर्श, अग्नि हुआ रूप, पृथ्वी गंध, और आकाश जी जो है वो शब्द। तो ये जो बिल्कुल। 5 सेंसेस हैं, ये पांचों के पांचों एलिमेंट जो हैं हमारे को जो नेचर से मिले, हमारे जिन 5 तत्वों से हम कहते हैं हमारी बॉडी बनी है जी ना, तो बिल्कुल। वही है कि जब हमारा कार्य पूरा हो जाता है इनका, तो वो वापिस अपने अपने उसमें जो है विलीन हो जाते हैं, अपने अपने उसमें तत्व अपने अपने जी उसमें चला जाता है। तो बिल्कुल ठीक। बिल्कुल वही चीज है कि 5 एलिमेंट्स, और उनको जो है वो साथ के साथ कहीं ना कहीं मेरे इसमें चलते रहते हैं। इसके साथ में थोड़ा सा जो है मैं चाहूंगा कि मैं कलर को आज थोड़ा सा शुरू कर दूं, ताकि अच्छा अच्छा। बेस, नहीं तो उस दिन क्या होगा सर, बेस जो है ना, ड्राइंग ऑलमोस्ट एक जो पहला जो, जैसे हम उसमें बोलते हैं ना, कुछ साहित्यिक उसमें बोलते हैं कि पहला ड्राफ्ट तैयार हो गया, तो ये इसका यस पहला जो है पहला ड्राफ्ट इसका तैयार हो गया है।
अब इसमें मैं इसका एक बेस लगाऊंगा, फिर जब इसमें 3-4 लेयर्स में 2-3 5-5 लेयर तक वैसे मैं जाता हूँ, लेकिन ये डेमोन्स्ट्रेशन है तो इसको मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम 3 लेयर के अंदर मैं इसको कंप्लीट कर दूं। जी जी जी। तो उसमें क्या होता है कि जब मैं ये पहला एक बेस लगाऊंगा, बेस मेरा जो होता है वो बहुत हैवी बॉडी, बहुत मोटा कलर होता है ना। किसी भी कलर की कलरनेस के लिए ये बहुत जरूरी है कि किस कलर के ऊपर कौन सा कलर आना चाहिए। अगर आप एक कलर के ऊपर, जैसे आप ये इसकी जो रेडनेस देख रहे हैं कलर की, रेड को जो रेड का जो रेडपन है, ये जी जी जी, इस रेड का जो रेडपन है, हाँ जी, ये अगर इसके नीचे जो है मैंने जो है ये डीप मजेंटा जो है मैंने कलर लगाया, उसी फैमिली का डीप कलर लगाया, अगर इसके नीचे मैं कुछ और कलर लगा दूं और उस पे मैं रेड लगाऊंगा ना, तो रेड वो अपनी रेडनेस जो उसका लालपन है ना, वो शायद उतना नहीं देगा जितना वो इस मजेंटा के डार्कन टोन के साथ मेरे को जो है दे रहा है ना। इसी तरह से ग्रीन है, ग्रीन के लिए जो है डार्कन, उसके लिए ब्लू कलर जो है, आप ब्लू नीचे लगाएं और ऊपर ग्रीन को करें, कहीं डार्क करना है या लाइट करना है तो येलो को वो करें, तो वो उसको जो है ग्रीन के लिए जो है डार्क ब्लू और येलो जो है वो सपोर्टिव है, तो वो और कलर के आपको और निखार देगा। बिल्कुल सही है। तो ये एक बेसिक चीजें हैं जो एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे आती हैं। बिल्कुल, तो अब बिल्कुल मैं जो है अब इसको जो हम शुरू करते हैं। कितना भी बड़ा कैनवस हो, मोस्टली मेरा जो होता है मैक्सिमम 2 सिटिंग में मैं कंप्लीट करता हूँ, चाहे वो 10 फीट का कैनवस है और चाहे वो 20 फीट का कैनवस है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जिस एनर्जी के साथ आप इस समय है ना, वो मैं इसी फ्लो में, इसी एनर्जी में, इसी थॉट के साथ बह रहा हूँ, लेकिन अगर मैं यही कहीं बाहर घूम के आऊं और मेरा जैसे ही टेम्परामेंट चेंज होगा ना, मेरे कलर जो है, मेरे स्ट्रोक्स की जो रिदम है, वो सब कुछ एनर्जी के साथ वो सब कुछ बदल जाएगा और कलर स्कीम बदल जाएगी आपकी, सब कुछ बदल जाता है। तो और मेरा क्या है कि मेरा बिल्कुल जो है इमोशंस के साथ भाव प्रधान है मेरी ये सारी जो मैं जो पेंटिंग करता हूँ, और मैं जो थोड़ा बहुत लिखता भी हूँ ना, वो भी इन्हीं चीजों से ही रिलेटेड है सारी चीजें। कि जैसे रेखाओं पे मैंने लिखा कि छरहरी काली बेबाक लकीरों ने बड़ी मासूमियत से कहा कि दायरों से बाहर निकलकर 2 कदम चलकर तो देखो, जिंदगी इतनी बुरी भी नहीं है, जिंदगी इतनी बुरी भी नहीं है। क्या तो वो इस तरह की चीजें चलती रहती हैं। ऐसे एक बार बैठा था, ये इधर 10-10 फीट के कुछ कैनवस हैं, तो वो मैं कैनवस जब मैंने सामने लगाया तो मेरे मन में एक भाव आया कि ये जो कैनवस के साथ जो है, या जो भी चीज जो है, ये इसका और मेरा एक संवाद है, कैनवस का और हमारा एक संवाद चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने यहाँ पे कुछ ड्रॉ किया तो कैनवस ने कहा अच्छा ये कर लिया, ले मैं यहाँ खाली पड़ा हूँ, अब आजा इधर, इसको कर बैलेंस। अब मैं वहां कुछ करता हूँ तो वो कहता है इधर आ जा, यहाँ कलर लगाया तो वो अब मेरे को यहाँ चैलेंज दे रहा है। तो एक संवाद है जो वो मेरे साथ कर रहा है। तो ऐसे भाव मन में जब करते करते मेरे भाव में मन में भाव आया, तो वो जो है ना कुछ शब्दों में बदला। वो भाव शब्दों में क्या बदला कि कैनवस मेरे से कह रहा है, होता क्या है कि जब ब्लैंक खाली कैनवस जब एक आर्टिस्ट के सामने लगता है ना, तो उसकी ना बेचैनी एकदम बढ़ जाती है, उसको लगता है कि बस अब इस पे कुछ करना है मेरे को। तो वो जो बेचैनी जब हुई तो मेरे को लगा कि ये क्या घटता है मेरे साथ, क्या होता है, जैसे कैनवस लगाते हैं तो बेचैन क्यों हो जाते हैं हम। तो शब्द बने कि कैनवस बोल रहा है कि कुछ तन्हाइयां, कुछ खामोशियां मेरे बदन पे मल दो, मेरी बेचैन रूह को शायद सुकून मिले। और मेरे अंदर से क्या आवाज आ रही है कि ये जो बेचैनियां दौड़ती फिरती हैं मेरी रगों में, ये तुम हो। मतलब कि एकदम लगा कि अच्छा ये तू है भाई जिसके कारण मैं इतना बेचैन हो रहा हूँ। ये जो बेचैनियां दौड़ती फिरती हैं मेरी रगों में, ये तुम हो या मेरा ख्याल। और मेरे बदन से जब महक आने लगे सौंधी मिट्टी की, तो समझ लेना मेरी रूह रोशन हो चली है। और तेरा बदन भी, कैनवस को कह रहा हूँ, और तेरा बदन भी महकने लगे जब मेरे बदन का, तो
तो समझ लेना मेरी रूह ने छुआ है तेरी रूह को, कुछ वाह तन्हाइयां कुछ खामोशियां मेरे बदन पे मल दो, वाह तेरी वाह, क्या बेचैन बात रूह है। को शायद सुकून मिले। तो बात वेरी वही है गुड। कि हमारे हाँ, अंदर जो घट रहा है ना, जो वो फीलिंग है, कैनवास वो पे जो है। जो सौंधी खुशबू है या जो भी है, जब वो इसमें से आने लगेगी ना हमारे को, तो इसका हाँ मतलब हाँ हो हाँ, गया कि हम एक मित हो गए, हम एक मिनट, एक रस हो गए। बिल्कुल अब एक। जो है हम दो नहीं रहे, अब हम एक हो गए, है हाँ ना। हाँ तो वो बिल्कुल होना बिल्कुल, बहुत जरूरी है कि जो खुशबू, जैसा भाव हमारे अंदर बह रहा है, वही जैसी कैनवास सुगंध पर आए। हमारे अंदर से निकल रही है, वो उसके अंदर से भी आनी बहुत जरूरी है। वाह, तो क्या बात है। इसी तरह की चीजें जो है ना, दोनों में जो है ऐसे ही मेरे दोनों चीजें ऐसे ही चलती रहती हैं, एक एक के साथ दूसरी, दूसरे के साथ तीसरी। तो और मैं बहुत इंजॉय करता हूँ सर। मेरे को जी जी लगता जी। है, मैं कई बार सोचता हूँ हम्म। कि स्कूल टाइम पे जो है ना, मैं सबसे जो, अगर स्कूल में हमारे अभी तक के अगर टिल डेटेड लगाए ना, तो मेरे ख्याल से सबसे गधा इंसान स्कूल ने जो निकाला ना, वो मैं ही हूँगा, है ना। स्कूल जाता था, इतना डर लगता था कि जी जी। मतलब कि ये नहीं है कि बेवकूफ थे या वो, पढ़ाई में मन नहीं लगता था। हाँ टीचर हाँ कई बार पूछते थे, कहते थे यार तू जो वैसे काम होते थे ना उसमें सबसे आगे, हाँ स्पोर्ट्स में बहुत आगे था। हाँ तो उनको लगता था कि जब तू इतना सब कुछ करता है तो पढ़ाई में क्या दिक्कत है तेरे को। हाँ और मैं वही कहता था, मैं कहता था जी पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता, मैं पढ़ना मेरे को हम्म अच्छा नहीं लगता। और अब कई बार मैं सोचता हूँ कि जो है ये पोएट्री वोएट्री पता नहीं कैसे, और बहुत बहुत समय से कर रहा हूँ सर ये मैं, और हम्म। अभी से नहीं कर रहा हूँ मैं, ये कॉलेज टाइम से ही लिख रहा हूँ। और ये कैसे मेरे अंदर ये भाव पैदा हुए और कैसे मैं ये सब चीजें करने लगा। और सबसे हैरानी की बात क्या है सर, कि मैं स्कूल टाइम तक मेरे पास ये पेंटिंग सब्जेक्ट ही नहीं था। वाह वाह, अच्छा। फिफ्थ, पांचवी छठी क्लास तक जो स्कूल में कंपलसरी होती है, सिर्फ तब तक मेरे पास थी। हाँ 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 उसके बाद मैं तो स्पोर्ट्स में रहा, मैं लॉन्ग डिस्टेंसर था, मैं लंबी दौड़ दौड़ता था, सारी क्रॉस कंट्रीज वगैरह। और ये तो मैंने कभी पेंसिल उठा के भी नहीं देखी। जब मैं हम्म कॉलेज, जब मैंने 12th पास आउट किया तो 45% मार्क्स आए। 45% मार्क्स जो थे, किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, और घर पे बैठे हैं, हमारे पिताजी परेशान हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये बच्चा हमारा जो है ना, ये तो निठल्ला हो जाएगा घर में बैठा बैठा, तो इसको कुछ करवाया जाए। अब अच्छा। शायद यहाँ पे ना मैं सर, डेस्टिनी जो है ना, प्रारब्ध जो है ना, वो हाँ बहुत बड़ी चीज है। यहाँ मैं डेस्टिनी हम्म। को ना जो है मान गया कि शायद मेरे को एक कलाकार बनना था, इसीलिए मैं, हम्म जबकि स्पोर्ट्स में मैं बहुत अच्छा था, तो मेरे को लगा हम्म। शायद वो वाली फील्ड में इसीलिए नहीं ले पाया, क्योंकि मुझे, मेरे साथ जो है ना, विधि का विधान कुछ और था, वो कुछ और चाहती थी मेरे से करवाना। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल, यही है। तो मैंने जो है कारपेट डिजाइनिंग का एक कोर्स निकला है, ऐसे छोटा सा हम्म टेक्सटाइल सेंटर जो है उसमें। तो हमारे पिताजी ने न्यूज़पेपर में देखा, टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट था, उन्होंने कहा हम्म भाई एक काम करो, सारा दिन हम्म घर बैठे रहते हो, यहाँ जाओ, ये देखो क्या कोर्स है और इसको ज्वाइन कर लो। मैंने देखा कारपेट डिजाइनिंग वीविंग, मैंने कहा डिजाइन ये क्या होगा पता नहीं, चलो चले गए सर। वहां गए तो पता चला कि उन्होंने कहा जी इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू के नाम से हमारे पाँव हाथ पैर फूल गए, हमने कहा इंटरव्यू। फादर ने कहा कि नहीं जाना है, और आप देखो क्या चीज है, कहते हैं। अब जिस दिन, एक सप्ताह के बाद इंटरव्यू था, अब जब वहां हम पहुंचे तो पता चला 30 बच्चों की क्लास बननी थी, और टोटल जो है ना उनके पास फॉर्म ही 15 आए। अब ओहो, अच्छा। अब उनको भी लगा कि ये कोर्स तो शुरू होने से पहले खत्म ना हो जाए, तो उन्होंने ना, हमारी किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने कहा कि सबको ले लिया हमने, इंटरव्यू हुआ नहीं और सबको ले लिया उन्होंने। तो फिर वेरी जब मैं गुड। वहां पे जब गया ना सर, तो वहां जब मैंने डिजाइन बनाने शुरू किए, तो मेरे को लगा कि इसके जैसी कोई चीज ही नहीं है। मेरे को लगा शायद मैं था ही इसी चीज के लिए, मैं इसमें, मैं दौड़ने में भी उतना कंफर्टेबल नहीं था जितना मैं पेपर पे बहने में हो रहा था। मैं तो बह रहा था सर वहां पे, जब मैं डिजाइन बनाऊं। और मेरी किस्मत अच्छी थी कि उसी दौरान वहां पे जो है अमृत पटेल जी जो हैं, वो वहां पे असिस्टेंट डायरेक्टर थे। तो अच्छा उन्होंने अच्छा। मेरे कुछ ड्राइंग्स, उन्होंने मेरे जो डिजाइन देखे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने कॉलेज ऑफ आर्ट का नाम सुना है? मैंने कहा जी वो क्या होता है, मुझे तो पता नहीं। तो कहते हैं ये पेंटिंग का कॉलेज होता है। मैंने कहा ओहो। पेंटिंग का कॉलेज होता है? तो कहते हैं हाँ क्या
समय बर्बाद कर रहे हो, आप वहां जाओ, तेरे में बहुत टैलेंट है और वो जगह अच्छी है। अब सर मैंने हाँ, वहां ज्वाइन किया तो अब आप देखिए कि सोने पे सुहागा, कहते हैं ना बिल्कुल कि बिल्कुल। किस्मत जब सही चलती है। मैं जब कॉलेज ऑफ आर्ट पहुंचा तो पता चला कि उन्होंने कहा जी एंट्रेंस के लिए चाहिए 50% मार्क्स ओहो। और मेरे थे 45। तो हम्म। मैं जो है उन्होंने दिया नहीं एंट्रेंस में बैठने का, सब जगह हम्म। धक्के खाए, कहीं मिला नहीं। तो पता चला फादर कहते कि बाहर तो बेटा भेजूंगा नहीं तेरे को, तू बहुत शरारती है, रहेगा तो तुम्हारी हमारी आंखों के सामने ही। तो तभी हम्म। शिल्पा भारती का हमें किसी ने बताया, तो मैंने शिल्पा हाँ भारती में जो है एडमिशन लिया। जी 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 जी। तो तब से जो है ना सर, फिर रात क्या दिन क्या पता नहीं, फिर ये जो जर्नी है बस हमारी है वहां से ये शुरू हुई। मतलब और गाड़ी ये चल अभी निकली, गाड़ी चल हाँ निकली जी, फिर आपकी। ये तब से अभी तक बस सर ये चल रही है अभी तक जो है नहीं, ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और फर्स्ट और क्लास। कभी सोचा नहीं था कि भाई सर जब एंड करना हो ना तो आप बता दीजिएगा, क्योंकि मेरा तो मन लगा हुआ है। आप कहेंगे रात भर तो मैं रात भर लगा रहूंगा, है ना। जब भी आपको वाइंड अप करना हो आप बता दीजिएगा, क्योंकि मेरी बातें और काम कभी खत्म होता नहीं है। हमारे ख्याल से मुझे आपको नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करना है ना ये। हाँ जी हो जाएगा सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हाँ बेस मैंने मार दिया, ये सूख जाएगा, इसको करना है। हाँ और मेरा वाइट जो होता है वो मेन रहता है उसमें, तो जी जी वो ऐसी जी। कोई दिक्कत नहीं है उसकी, वो हम्म। करने की। तो इसमें जो थोड़े बेसिक जो चीजें हैं वो मैं जरूर कर लेता हूँ उसमें। हम्म। तो वही है। अब जो बाकी लोग भी अगर स्टूडेंट्स भी हैं बीच में और वो लोग देख रहे हैं, तो प्लीज मैं बार बार आप लोगों को यही बोल रहा हूँ कि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना, जितना ज्यादा स्टडी वर्क करेंगे, उतना ही आपके लिए क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए भी ना सबसे पहले आपको रियलिस्टिक करना आना चाहिए। क्योंकि हम्म। आपको अगर किसी का बेसिक नहीं पता ना, उसका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं पता आपको, इवन ये टेबल है ना, अगर ये टेबल का हमारे को बेसिक स्ट्रक्चर नहीं पता कि इसका कहाँ पे सेंटर जो है कहाँ है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे बैठ बनती है, तो आप फिर सीधा सीधा डिब्बा तो बना सकते हैं, लेकिन उस टेबल को आर्टिस्टिक वे में ऐसे कैसे एक टांग पे खड़ा करना वो नहीं कर पाएंगे। वो तभी कर पाएंगे बिल्कुल। अगर आपको उसका पूरा स्ट्रक्चर क्या है पता होगा। तो सेम जी जी पेंटिंग के जी। साथ है कि आप उसको कितना डिस्टोर्ट करना है ना, हर चीज की लिमिटेशंस क्या है, वो सब जी आपको जो है ना डूज और डोंट्स जो है ना वो आपको मालूम होने समझने चाहिए। पड़ेंगे। हाँ वो वही उसके प्रैक्टिस बिना मेक मैन, यस बिल्कुल जी। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट वाली पाहन पड़त निशान। जी 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 अगर अभ्यास सिल्वर होगा तो परत में, कुछ हाँ का जी। कुछ भी हो सकता है। जी जी बिल्कुल। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिला के जो है ना वही है कि आप जितनी ज्यादा इसमें अपना इनपुट देंगे ना, उतना जी ही बिल्कुल। उसी के अकॉर्डिंग ही आपको उसका आउटपुट मिलेगा। वही आपका ऑब्जर्वेशन और पेशेंस दोनों स्ट्रांग होंगे। बिल्कुल बहुत जरूरी है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बिना जो है ना बहुत दिक्कत आ बिल्कुल। जाएगी। जी और पेशेंस डेवलप करने के लिए आपकी पेंटिंग ड्राइंग बहुत जरूरी है। ड्राइंग ड्राइंग पार्ट आपका बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, तभी आप बिल्कुल जो है ना चीजों को समझ अच्छे से कर पाएंगे, पाएंगे। हाँ समझ और पाएंगे। और जितनी फास्ट ड्राइंग करेंगे ना, जी जितनी जी फास्ट ड्राइंग करेंगे, अपने आप को जितना फास्ट करेंगे इनिशियल स्टेज पे, उतनी जल्दी आपकी इंप्रूवमेंट होगी। जी क्योंकि जी जब आप जी। बहुत फास्ट चलते हैं ना, तो आपका माइंड उतनी तेजी से चीजों को ऑब्जर्व करता है और बहुत बिल्कुल। कीन ऑब्जर्वर बन जाता है वो उस समय जो है ना, जी जी बहुत ध्यान से, बहुत उससे माइंड जो है आपका उस चीज को पढ़ने लगता है ना। बिल्कुल। तो आप जितना अच्छे से जो है उसको देखेंगे, जितना ध्यान से, जितना फास्ट काम करेंगे, और लाइव स्टडी मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, लाइव स्टडी करिए और जो है उतना ही जो है आपके लिए अच्छा रहेगा। जी जी। अब ये जो है ना, मैं मोटा मोटा सा ये था, देखो रुखाना बेटा तो थोड़ा क्लोजअप से दिखाओ। अब ये जो है ना, ये देखिए आप लोग इसको टेक्सचर को देख पा रहे हैं थोड़ा सा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मोटे मोटे जो है ये कलर यहाँ लगा रहा हूँ और इसका जो है ना एक मैं टेक्सचर क्रिएट कर रहा हूँ। इसके बाद जब मैं इसके ऊपर वाली लेयर पे उतरूंगा ना, जब ये सूख जाएगी, इसके बाद जब मैं ऊपर वाली इसकी लेयर पे आऊंगा तो ये जो इसका जो ये जो मैंने जो स्ट्रोक्स लगाए हैं ना, इन स्ट्रोक्स का जो भाव है ना, ये तब आपको जो है ना बहुत अच्छे से नजर आएगा और अच्छे से समझ आएगा कि, और ये स्ट्रोक्स उस कलर के साथ ये स्ट्रोक्स अपना एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगा नेचुरली। तो, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, तो यही है कि यही आपकी एक जो है ना लैंग्वेज, आपको पेंटिंग जो होती है ना, कोई भी कला का कोई भी माध्यम हो, उसमें आपको जिस तरह से हमारी आवाज का एक टेक्सचर है ना जी, मैं जैसे बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज का, मेरे बात करने का जो एक लहजा है ना, उसकी जो रिदम है, वो फिर आप हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो, पंजाबी बोलो, पश्तो बोलो, है ना, जो आपको पहचानते हैं वो आपको अगर नहीं भी देख पा रहे ना तो वो समझ जाएंगे कि ये अमित बोल रहा है। बिल्कुल है ना? बिल्कुल सही वो आवाज तो सेम चीज पेंटिंग में है कि आपकी जो आवाज है ना, आप टॉपिक्स कोई भी लीजिए, रंग कोई भी लगाइए, किसी भी मीडियम में काम करिए, वो वाटर कलर हो, चारकोल हो, ऑयल हो, एक्रेलिक हो, वो पहचान में आ जाएगी। आपकी जो टेक्निक जो है ना, आपके जो काम करने का जो तरीका है ना, वो पहचान में आएगा, एक जैसा ही होना चाहिए, ताकि उसमें आदमी को जाके नीचे देख के पढ़ना ना पड़े कि ये जो है अमित की है, अमित की है। हाँ ठीक है। बिल्कुल। कि होता क्या है कि जब आप जाते हैं, जितने भी ग्रेट मास्टर्स हुए हैं, आप गैलरी में घुसिए, अगर 100 आर्टिस्टों के काम लगे हैं तो आपको वहां जाना नहीं पड़ता, आपको पता चलता है ये हुसैन साहब है, ये तैयब मेहता है, ये जतिन दास है, ये सुनील दास है, वो सारे काम जो हैं, अंजलि ला, मतलब आपको वो सब नजर। इसी तरह से साहित्य में भी यही बात है, आप अज्ञे को पढ़िए, महादेवी वर्मा पढ़िए, है ना, और आप किसी को भी पढ़िए, और उन सबका जो है अपना एक चलन है, अपनी उनकी बात कहने का एक तरीका है, उनकी एक शब्दावली है बिल्कुल ना? सही है, वो जो है वो उसी तरह की वो चीजों को, उनकी एक रिदम है, वो उसी रिदम में वो चीजें चलती हैं, है ना? वो चाहे फिर हरिवंश राय बच्चन हो, है ना, ये सब लोग जो है जो तो सेम इसी तरह पेंटिंग की भी अपनी एक जो भाषा है, बिल्कुल सही लैंग्वेज है, और जितना ओरिजिनल रहेंगे उतना अच्छा है। ओरिजिनलिटी बहुत जरूरी है, ये नहीं तो ये पता कैसा हो जाएगा, ये वैसा हो जाएगा। बचपन में हर किसी ने जो है ना, जब स्कूल में टीचर हमारे को काम देते थे कि भी छुट्टियों का होमवर्क मिलता था, भी इतने जो है चार्ट, इतने पोस्टर बना के लाने हैं, एक कविता का होना चाहिए, एक इसका एक उसका, तो पता चलता था कि आपने एक पेपर पे जो है महादेवी वर्मा की पोइट्री लिखी और नीचे मैं अमित दत्त लिख दूंगा, तो वो कैलीग्राफी हो सकता है सुंदर हो, लेकिन वो काम महादेवी वर्मा का ही रहेगा, है ना, वो अमित दत्त का नहीं हो सकता, क्योंकि वो उनकी क्रिएशन थी। इसी तरह पेंटिंग या किसी अन्य माध्यम में होता है कि ओरिजिनलिटी वो बहुत जरूरी है ना। अगर हम ओरिजिनल नहीं होंगे ना, तो वो चीज आप काम नहीं करेगी। वो हो सकता है कि कुछ लोगों को प्रभावित कर दे, है ना, जो लोग उससे जिनका उससे कोई ऐसा सरोकार नहीं है या कुछ ऐसे ही। भाई अब जो अगर हम म्यूजिक की ही बात करें, अगर जो है भीमसेन जोशी जो गा रहे हैं, उनकी कोई मिमिक्री करके उनकी जैसी आवाज में गाने लगेगा, तो वो वैसा रस या वैसा भाव थोड़ी ना पैदा करेगा। नहीं बिल्कुल नहीं, शैली को हो सकता है वो कॉपी कर ले थोड़ा सा, लेकिन वो भाव और वो जो है वो तो उन्हीं का ही है। तो वो चीजें जो है ना बहुत जरूरी हैं हमारे को। उसके साथ साथ बिल्कुल तो मुझे लगता है कि आज का काम काफी हम लोगों ने कर लिया है। जी सर, जी। और नेक्स्ट में हम इसको पूरा तरह से कंप्लीट करेंगे और आगे फिर बात करते रहेंगे हम लोग। जी बिल्कुल। तो मैं यही कहूंगा कि कदम कदम चलकर पहुंच जाएंगे मंजिलों पर, वो कहते हैं, पर कौन बतलाए उन्हें कि हमको तो नशा रास्तों का है। तो वो मंजिल पे पहुंचने की बात नहीं है सर, जो ये जो एक्सपीरियंस जो साथ चलते हैं ना, ये जो मूवमेंट है, इसके साथ जो भाव जो पैदा हो रहे हैं, जो हो रहा है ना, वो उसको पूरा करने की जो एक पूरी जर्नी है ना, वो ज्यादा रोमांचक है ना कि वहां पे खड़े होके जो है ना हाथ में एक मोमेंटो पकड़ के वो करने की। नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसी के साथ जो है आज का काम आज का वो है।
थैंक यू एक्सक्यूज वेरी मी मच। सर। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। एक्सक्यूज मी जी सर। जी बताइए। हाँ जी सर। सर अमित सर, जो आपने 5 एलिमेंट्स बोले हैं, जल जी। वायु तो आपने रिपीट किया उसको, जैसे जल को आपने टंग के साथ किया, तो प्लीज जी आप एक बार उसको दोबारा बता दीजिए। जी बिल्कुल। जो हाँ जी। जल है ना वो है टेस्ट, स्वाद जो हमारा है, जल है उसका टेस्ट, वायु है स्पर्श। आवाज चली गई। सर आवाज, माइक आपका बंद हो गया। नहीं ठीक है, आ रहा है, चालू हो गया, चालू हो गया, फिर चला गया। सर बंद है। सर आपका, अमित सर आपका माइक बंद है। हाँ जी, एक मिनट जी, हाँ आगे जी की आवाज। सर। हाँ जी सर। हाँ जी सर, हाँ आ आ रही। गई। जो जल जो है वो है टेस्ट, जो स्वाद हम जिसको बोलते हैं, वायु है स्पर्श, अग्नि है रूप, साइट जो हम देख पा रहे हैं, अग्नि है रूप, और पृथ्वी है गंध, स्मेल हम जो करते हैं, पृथ्वी है गंध, और आकाश, आकाश जो है वो है शब्द। जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, में क्या बोल दिया मैंने, 5 जो है। हाँ जी, तो यही हमारी 5 सेंसेस हैं। जी बिल्कुल ठीक। थैंक यू सर। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू। निकुन अग्रवाल, निकुन अग्रवाल, अगला क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। चलिए, जिनको अभी नहीं आ रहा है वो व्हाट्सएप पे डाल देंगे, हम लोग उनका बाद में रिप्लाई कर देंगे। सर एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी, आप पूछिए प्लीज। सर कोई जरूरी है सर कि पेंटिंग बनाने से पहले एक लेआउट बनाया जाए? अगर हम पेंटिंग को डायरेक्ट उतारें कैनवास पे, ऐसा कर सकते हैं सर कि कोई देखिए, जरूरी हो? जी मैं बताता हूँ, 2 तरह की चीजें हैं। पहली चीज, जैसे कि मैंने बताया, जब आप कॉलेज और उस लेवल पे जब आप कर रहे हैं तो आप चीजों की पॉसिबिलिटीज को ढूंढ रहे हैं, है ना। उस समय आप उस मीडियम के साथ जूझ रहे हैं, उन चीजों को आप उसकी कहाँ किस हद तक हम उसकी लिमिटेशंस को ढूंढ रहे हैं। तो हर मीडियम, हर किसी उसका जो है अपना एक जो है उसका कलर का, हर मीडियम का अपना एक व्यक्तित्व है, उसकी अपनी एक चलन है, उसका अपने करने का एक तरीका है कि उसको उसी, जैसे आप अगर ऑयल करते हैं तो डार्क टू लाइट चलते हैं, वाटर कलर करते हैं तो लाइट टू डार्क चलते हैं आप, है ना। तो इसी तरह से जो है, जब आप स्कूल कॉलेज या अभी आप सीखने वाली स्टेज पे हैं तो मैक्सिमम ये जरूरी नहीं है कि वो बनाना चाहिए, लेकिन इस स्टेज पे आपको इसलिए बनाना चाहिए ताकि उस थीम के और आइडियाज जो हैं और चीजें आप उसको मैक्सिमम एक्सप्लोर करिए, है ना। जैसे लाइफ स्टडी हमारे सामने मॉडल बैठता है तो हम सबसे पहले कुछ उसकी बहुत एकदम जो है क्विक स्केचेस करते हैं, फटाफट 10 15 20 करते हैं, और फिर उसके बाद हम फाइनल उस फील में, उस भाव में उतरने के लिए करते हैं, है ना। लेकिन पर्सनली मेरा मानना यह है कि जब मैं ये पेंटिंग करता हूं तो मैं किसी तरह का कोई लेआउट वो नहीं बनाता हूं। उसका कारण सिर्फ यही है कि मेरे को लगता है कि जिस एनर्जी के साथ मैं उस लेआउट में छोटे से पेपर पे उतरा था ना, उस एनर्जी के साथ शायद मैं अब बड़े कैनवस पे नहीं उतर पाऊंगा, और उसके जैसी एनर्जी और उसको मैं नहीं मैच कर पाऊंगा। हो सकता है उससे बेहतर कर दूं या हो सकता है उससे कम हो जाए, है ना, लेकिन एग्जैक्ट उस चीज को मैं नहीं जस्टिफाई कर सकता। तो अगर आप अभी स्टूडेंट हैं वो हैं तो दोनों काम करिए, है ना। आप जो है आप इसलिए पूछ रहे होंगे कि कॉलेज में आपको आपके प्रोफेसर लेक्चरर वगैरह बोलते होंगे कि लेआउट बना के लाओ 5-10 और ये सब। यस तो सर। है ना, तो ये सब बेटा इस उससे जो है ना हर कोई गुजरा है, हम भी यहीं से निकले हैं, है ना। तो इसीलिए तो वो जो है कॉलेज जरूरी है। एक्चुअली क्या होता है कि कॉलेज में जब हम जाते हैं ना तो वहां पे जो एक डिसिप्लिन होता है ना, उससे हमारे को वो डिसिप्लिन मिलता है कॉलेज से। बाकी सब हमारे अंदर है। कॉलेज जो है हमारे को सिर्फ टेक्निकल चीजें सिखा सकता है। कोई कॉलेज आपको सोचना नहीं सिखा सकता, कोई कॉलेज आपको महसूस करना नहीं सिखा सकता, है ना। तो वो हमारे भीतर है, वो हम अपने हिसाब से सब चीजें करते हैं, लेकिन ये चीजें भी उसका एक पार्ट है, ये जरूरी है। उससे क्या होता है कि जब आप लेआउट्स आपसे बनाते हैं ना, अब इसका मैं पॉजिटिव पार्ट बताता हूँ आपको।
एक तो ये इसका नेगेटिव तो यही होता है कि आपने एक बार एनर्जी निकाली और दोबारा आप जब बड़े कैनवस पे जाते हैं तो शायद वैसी एनर्जी नहीं आती। लेकिन इसका पॉजिटिव पार्ट ये है कि उसी एक कॉन्सेप्ट के को आप 10 तरह से अपने आप को उसमें देखते हो। आप 10 तरह से आप उसके अंदर कितनी वेरिएशन लेके आते हो, है ना। आप टाइप्ड होने से बचते हो, है ना। ये एक जो भाव है ना कि आप जब कई बार क्या होता है कि हम ना बहुत सेफ जोन में चले जाते हैं, काम भी जब कर रहे होते हैं ना, तो उसमें कई बार क्या होता है कुछ रिजल्ट ऐसे आ जाते हैं कि हमें लगता है यार ये बहुत अच्छे हो गए, और उसके बाद मन में विचार आता है इसके ऊपर से ऐसे व्हाइट का ऐसे लेके कुछ ऐसे कर दूं, लेकिन वो देखने में इतना अच्छा लग रहा होता है तो हमारा मन कहता है इसको मत छू, खराब हो सकता है, और हम उसकी बात मान लेते हैं। ये सबसे पहला गलत स्टेप है हमारा, क्योंकि हम जब अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जब हम अपने आप को ढूंढ रहे हैं, तो फिर उसमें डर, जब वो मेरे मन में भाव आया कि इसमें मुझे ऐसा एक स्ट्रोक लगाना चाहिए, तो वो मुझे लगा के देखना चाहिए, हो सकता है वो इससे ज्यादा बेहतर हो जाए, और अगर खराब हो जाएगा तो कोई बात नहीं, वो रिजल्ट हमने जैसे पहले लिया था तो फिर लेंगे, उस पर दोबारा मेहनत करेंगे। तो हम जो उस रिजल्ट तक पहुंचे थे वो हम दोबारा से अपने आप को उसमें और जो है पक्का हो जाता है हमारा, जो है हम और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है उसमें। तो वो चीजें स्टूडेंट लाइफ में सब चीजें बिल्कुल जरूरी हैं और हमें करनी चाहिए। और इसमें ना बिल्कुल ठीक है, वेरी नाइस सर, वेरी नाइस सर। जी जी ठीक है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, आगे सर। रितु जी। गुड इवनिंग सर। धन्यवाद सर एक सर। क्वेश्चन हम था सर। हाँ जी पूछिए जी। सर एक क्वेश्चन ये है कि सर जब हम लोग कोई रियलिस्टिक चीज करते हैं या स्टिल लाइफ में बहुत ज्यादा बग कर चुके होते हैं, तो सर हम जब क्रिएटिव चीज करने जाते हैं तो उसमें भी सर रियलिस्टिक चीजें ही निकलती हैं और हमने जो स्टडी करी होती है वही सामने आता है, तो क्रिएटिव चीजें हो ही नहीं पाती। हम कितना भी कोशिश कर लेते हैं तो उसमें भी हमारा जो टोन होता है, जो काम करने का जो हमारा तरीका होता है, वो उसमें आ ही जाता है बेटा सर। इसके लिए तो जो है ना मैं क्रिएटिव यही चीजें कहूंगा कि हर चीज का ना एक समय होता है, और वो समय से ही ना धीरे धीरे होंगी, है ना। एकदम से ये चीज ऐसी है कि एकदम से ये इसमें हमारे अंदर कोई ऐसा बटन नहीं लगा है कि इसको ऑफ कर दो और अब इसको ऑन कर दो, है ना। ये एक समय के साथ धीरे धीरे ये जो कोई भी स्टाइल बनता है या जो भी चीजें बनती है ना, वो एक समय के साथ ग्रेजुअली धीरे 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 वो चीजों तक आप पहुंचोगे, एकदम से आप नहीं पहुंच पाओगे। उसके लिए बस यही है कि आप प्रैक्टिस करते रहें, है ना, सारी चीजें करते रहें, वो बहुत जरूरी है। तो ओवरनाइट नहीं होगा कुछ भी, कला के अंदर कोई भी चीज रातों रात नहीं घटती है ना। उसके लिए पूरा एक समय लगता है, और यही कारण है कि एक आर्टिस्ट की लाइफ जो है ना, हमारी लाइफ उल्टी चलती है। जब कोई सिंगर होता है या कोई एक्टर है, एक्ट्रेसेस हैं, या वो है ना, वो जब यंग होते हैं ना, या डांसर्स हैं, वो बचपन से ही शुरू होते हैं, और उनकी जो कलाकारी है ना 40s तक आते आते ना वो धीरे धीरे ढल जाती है। पेंटिंग और साहित्य ये दो मात्र ऐसी चीजें हैं जो पहले धीरे धीरे शुरू होती हैं, और जब जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं ना, वैसे वैसे हमारी कला जवान होने लगती है, हमारी कला फलने फूलने लगती है, और वो उतनी वेरी ही गुड, ज्यादा। वेरी गुड, तो आप देखिए ये उल्टा वाह, चलता है, बहुत सुंदर जितनी भी अमित वो जी, हैं। वाह। तो ये है, ये नेचर का ही वो है कि जैसे, क्योंकि इसमें क्या है कि मैच्योरिटी उसमें जो है, जो बाकी चीजें चल रही है ना, उसमें टेक्निकल चीजें ज्यादा यूज हो रही हैं। आप डांस कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, इमोशंस आ रहे हैं, लेकिन टेक्निक और एनर्जी वो दो चीजें अलग तरह की चल रही हैं। लेकिन जब आप पेंटिंग या साहित्य करते हैं तो उसमें आपकी जो इमेजिनेशन काम कर रही है, आपके एक्सपीरियंसेस काम कर रहे हैं। जैसे जैसे आपकी मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है, वैसे वैसे आपके बात कहने का तरीका, है ना, आपके शब्दों में, आपके रंगों में वो मैच्योरिटी धीरे धीरे आने लगती है, सहजता, सरलता आने लगती है ना। जी तो जी वो एक बिल्कुल समय के साथ होगा बेटा, आप पहुंचोगे वहां तक, आप चिंता मत बिल्कुल करो, पहुंचेंगे। बस लगन से करते रहे, है ना। हेलो सर सर। वी हैव पॉसिबिलिटी हेलो। ऑफ टाइम, तो अभी हम ये सेशन आगे कंटिन्यू रहेगा। बच्चे अपने क्वेश्चंस अगले सेशन में भी पूछ सकते हैं और हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल सकते हैं। जी धन्यवाद अमित सर आपके इस इतने इंटरैक्टिव सेशन के लिए। इसे मैं शायरी में चित्रकला कहूँ या चित्र में शायरी, मुझे समझ नहीं आ रहा। हमने आपकी चित्रकला को भी एंजॉय किया और हमने आपकी शायरी को भी एंजॉय किया। अब मैं अनुरोध करूंगी हमारे विजुअल आर्ट वर्टिकल की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मंजरी गुप्ता से कि वे आए और आपको औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापन दें। मैं बीच में मैं कहना चाहूंगा बीच में अमित जी
आपने खजाना खोल दिया है। बिल्कुल अब ये सर। बटोरने वाले कितना बटोरते हैं इस पर डिपेंड करता है। नहीं, मैं हमारे तो सामने जी जी सर, जी सर कुछ कह रहे बोलिए हैं सर। आप? जी मैं तो यही मैं कह तो रहा हूँ कि मैं तो जो एक्सपीरियंस जो महसूस कर रहा हूँ वो मैं बोलता चला गया। अब मुझे नहीं मालूम कि मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, बस उस समय जो सहज सरलता से जो निकलता गया ना वो हमने उड़ेल दिया था। वही अमृत होता है जो सहजता से कहा जाए, साथ से उड़ेला जाए। बाकी सब तो बनावटीपन होता है। जी सर। नहीं, बिल्कुल सही है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे सुनने वालों में स्टूडेंट भी हैं और नॉन स्टूडेंट भी, इस तरह से कि जो कॉमन है स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं। आपने जो बातें कही हैं दोनों के मतलब की बात कही है। आपने जिस मेच्योरिटी की बात करी है वो जो आर्ट कॉलेज से हैं या जो आर्ट सीख रहे हैं उनके लिए है, और जो आपने वास्तव में बातें कही हैं, आपने कहा कि आंखें खोलकर चलना चाहिए। ये मेरे साथ भी हुआ था। कभी बिल्डिंग डिजाइनिंग का मैं कोर्स करता था तो हमारे प्रोफेसर ने कहा कि नई नई डिजाइन बनाइए, तो मैंने उससे पूछा कि नई डिजाइन कहाँ से होंगी? बोले आंखें खोल के चला करो। तो हमने कहा आंखें खोल के तो चलते ही हैं, नहीं तो अब तक मैनहोल में गिर गए होते। तो उसने कहा नहीं, आंखें खोल के चला करो। फिर बाद में समझ में आया, उसने बताया कि बहुत कुछ देखने के बाद हमारे दिमाग में एक फॉरगेट फैकल्टी होती है जिसमें बहुत कुछ भूल जाते हैं। यही कारण है कि 20 चेहरे देखने के बाद जब हम एक चेहरा बनाते हैं वो हमारा अपना बनाया हुआ चेहरा होता है, वो किसी से नहीं मिलता। इसी तरह से कलाओं के बीच में है, हम जितना ज्यादा देखेंगे, जितना ज्यादा इंटरेक्शन करेंगे, उतनी हमारी दृष्टि खुलेगी, उतना हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और जब भी हम कोई काम करेंगे वो उनसे अलग होगा, वो हमारा अपना होगा। यही इंडिविजुअलिटी रहती है। आर्ट में ही होती है इंडिविजुअलिटी, मशीनों में इंडिविजुअलिटी नहीं रहती। हम जो काम करेंगे ना पहले कभी हुआ था ना आगे कभी होगा, ये आर्ट की बात है। और यही बात हमको काम करने के लिए आगे बढ़ाती है कि जो हमने काम किया है वो हमारा अपना काम है। हम कुछ भी 2 और 2 4 होते हैं, वो हमारे दादा भी पढ़ाते थे, हम भी वही पढ़ा रहे हैं, और आगे वाले भी 2 2 4 पढ़ाएंगे। लेकिन कला में जो पहले कभी नहीं हुआ है वो मैंने बनाया था, जो मैंने बनाया आगे कोई नहीं बनाने वाला है। इस तरह की सारी चीजें समझ की बात है। आपने ऑब्जर्वेशन और पेशेंस की बात करी। अमित जी, मैं सही बताऊं कि पेंटिंग एक है एरिया है, लेकिन वास्तव में आपने जो ड्राइंग की बात करी है, ड्राइंग हम जो कहते हैं, ड्राइंग इज नॉट ओनली ड्राइंग, ड्राइंग इज डूइंग। ये काम करने के बीच में आर्ट इज नॉट ओनली ड्राइंग, आर्ट इज डूइंग। काम करने के बीच में जो हम कलात्मकता दिखाते हैं किसी भी काम करने के, इसीलिए मैं कहता हूं आर्ट इज द वेरी मच टूल ऑफ द पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आर्ट है एक अलग सुविधा है, लेकिन वास्तव में जो आर्ट के फील्ड के नहीं है वो भी अगर ड्राइंग करेंगे तो उनकी मेमोरी की शार्पनेस होगी, उनका ऑब्जर्वेशन पेशेंस होगा। आज हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा पेशेंस नहीं है लोगों में। इस आर्ट के माध्यम से, ड्राइंग के माध्यम से, जो देखने के माध्यम से हम ऑब्जर्वेशन डेवलप करते हैं, वो हमारी पूरी जिंदगी में काम आने वाला है। इसलिए मैं कहता हूं कि आज का वास्तव में या आपने जो उद्गार व्यक्त किए हैं वो खजाना खोल दिया है। ये लेने वाले कितना ले पाते हैं ये इस पर डिपेंड करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। कला और विज्ञान तो ऐसे ही एक दूसरे के बिना अधूरी हैं, ये पूरक हैं। कला और विज्ञान जो है वो कला के बिना अधूरी है। मैं कहता हूं कि जब वो पहला पहिया, जब पहिए का आविष्कार हुआ, जिस इंसान ने उस पहिए को सोचा कि इसको ऐसे गोल बनाएंगे और हमारी जीवन को गति मिलेगी, वो पहला वैज्ञानिक था। और उस पहिए को जिसने कार्व किया वो पहला स्कल्पटर था, वो पहला मूर्तिकार था, क्योंकि उसके बिना आप उस विचार को आकार दे नहीं सकते थे। तो विज्ञान जो है उसको आकार देने के लिए, अगर आपने हवाई जहाज बनाए, पनडुब्बियां बनाई, जो भी बनाई, पहले उसके रेखा चित्र बने, पेपर पे वो उतरा, और फिर आपने उसको जो है वो एक आकार, जो आकार दिया ना, वो आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है उसका। वैज्ञानिक विचार दे सकता है, लेकिन आकार हरदम कलाकार देगा। बिल्कुल, वो आर्टिस्टिक अगर उसकी अप्रोच नहीं है तो वो चीज। अब एडिसन ने अगर बिजली का आविष्कार किया तो वो बल्ब की शेप और वो कैसे वो उसको फैलाएगा, वो अगर उसका विचार वैज्ञानिक था तो, लेकिन उसका जो आकार है और वो रूप देना, वो कलाकार है। कलाकार, बिल्कुल, बहुत ठीक है। मंजरी जी। सभी को मेरा नमस्कार। आज का सत्र से नमस्कार। आज हमारे मध्य आदरणीय रविंद्र भारती जी उपस्थित थे। सर ने जीवन को कला बताया और कला को संस्कृति का अलंकार बताया। सर ने कला की बहुत खूबसूरत ढंग से व्याख्या की है।
सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया और हम उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि आप आगे भी हमारे कार्यक्रमों में यूं ही आते रहेंगे और हमें अपना समय देंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सर। साथ ही हमारे साथ आज उपस्थित है आदरणीय श्री अमित दत्त जी, जिन्होंने अनुभव, कल्पना शक्ति, भावनाएं सभी को मिलाकर कला कैसे परिपूर्ण होती है वो बताया। सर एक बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और उससे जो ज्यादा अच्छी बात लगी मुझे सर की कविताएं, क्योंकि मैं सर साहित्य की विद्यार्थी हूँ तो मुझे आपकी कविताएं बहुत ही अच्छी लगी और हम सब ने आपकी चित्रकारी तो एंजॉय किया ही, उसका आनंद उठाया, साथ में आपकी कविताओं का भी बहुत आनंद उठाया। और जिस प्रकार से आपने ये कलाकृति बना के हमें दिखाई है तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी कहने की आवश्यकता है मुझे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप भी हमारे उड़ान परिवार के सदस्य बन चुके हैं और आगे आशा करती हूँ कि आप भी हमें आगे समय जरूर देंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। जाते जाते धन्यवाद आपका सभी का। जाते जाते बस दो शब्द यही कहूंगा कि लो फिर निकलेगा काफिला कुछ रंगों और लकीरों का, जहन की शाखों पे बैठेंगे फिर ख्यालों के परिंदे। ये जो ख्यालों के परिंदे हैं ये बस हमारी जहन की शाखों पे बैठते रहें, बैठ के दाना चुगें और उड़ें और खुले कैनवस पे, खुले आकाश जो है ये पूरा इतना बड़ा, इस पे उड़ें, विचरें और अपने रंग बिखेरें। बस यही है। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया, ये एक प्लेटफॉर्म दिया मेरे को अपनी बात कहने का, है ना। आपका और जितने भी और बाकी लोग जो मुझे देख और सुन रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और हमारे इसी कड़ी में आदरणीय श्री विजय भार सर जी, जिनके बिना ये वर्कशॉप संभव ही नहीं है। सर के दिशा निर्देश हमें मिलते हैं और उसी के अनुसार हम कार्य करते हैं, इसी कारण हम इतने आगे बढ़ पा रहे हैं और आप लोगों के लिए इतनी सारी वर्कशॉप्स कर पा रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम का संचालन करने के लिए ऋतु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ इस कार्यक्रम का संचालन किया है। इस पूरे सेशन को तकनीकी रूप से संचालित करते हैं हमारे श्री दीपक जी, दीपक सोनी जी, जो अपने आप में स्वयं एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। दीपक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी विजुअल आर्ट टीम की मेंबर हैं डॉक्टर तृप्ति जी, उनका धन्यवाद। डॉक्टर सुमलता जी जो सारे पार्टिसिपेंट के साथ कोऑर्डिनेट करती हैं और उनको एक सूत्र में बांधे रखती हैं, सुमा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी उड़ान टीम के अध्यक्ष, हमारी उड़ान के अध्यक्ष श्री अनुपम भटनागर जी का धन्यवाद। संयोजक श्री सुमित मलूजा जी का धन्यवाद और उड़ान के समस्त सदस्यों का धन्यवाद जो हमारे साथ सहयोग करते हैं। और सबसे आखिर में और जो सबसे जरूरी धन्यवाद है वो सभी पार्टिसिपेंट्स का जो देश के कोने कोने से हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार से जुड़े रहिए और हमारे एक से बढ़ के एक सेशन में भाग लीजिए, जिससे आप भी लाभान्वित होंगे और हमें भी सबको अच्छा लगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद सबका।